लेडीज एंड बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चों स्वागत है आप सभी का। नमस्ते। आइए आज से शुरू करने वाले हम हमारे चैप्टर नंबर 1 से इकोनॉमिक्स के। मैं सूरज चाड़े आप सबका स्वागत करता हूं। और आज चैप्टर नंबर 1 हमारा इकोनॉमिक्स का जो है उसी से हम शुरुआत करेंगे। बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर, ऐसा चैप्टर जो आपने ऑलरेडी जनाब देखा है। कब देखा आपने? आपको 12th स्टैंडर्ड में था, राइट? वही चैप्टर है, थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। बस जिस डेप्थ में हम उसको यहाँ कवर करने वाले, शायद उतने डेप्थ में आपने उसको 12th में कवर नहीं किया होगा। और जाहिर सी बात है, अब आप करने जा रहे हो प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स के लिए भाई डेप्थ तो बनता है। चलिए आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन से और सिंपल से चैप्टर से, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, सबसे पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में हम किसी भी डिजायर को डिमांड नहीं मानते। कोई भी चीज की सिर्फ डिजायर है, सिर्फ डिजायर, दैट डजंट काउंट एज इफेक्टिव डिमांड इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में इफेक्टिव डिमांड होने के लिए डिजायर से बढ़कर और कुछ चाहिए। डिजायर से बढ़कर कुछ और चाहिए मतलब क्या? जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं बच्चों, BMW शोरूम के बाहर मैं खड़ा हूँ। तो मान लेते जब मैं छोटा था, एग्जाम्पल, पहली बात मेरे को पसंद नहीं BMW बिल्कुल, बट स्टिल मान लीजिए जब मैं छोटा था तब BMW के शोरूम से जब स्कूल से गुजरते थे, अपन स्कूल से घर के लिए आते थे, तो मान लीजिए रास्ते में BMW शोरूम लगता था। अब मान लेते उस BMW शोरूम में एक कार थी जो बड़ी मुझे पसंद थी। मैं रोज उसको ऐसा देखता था, टिफिन खाते खाते बेचारा उसको देखता था। मैं ऐसा छोटा था ना, तो टिफिन खाते खाते अपन थोड़ा देख लेते थे, थोड़ा देखने के बाद फिर घर के लिए निकलते थे। अब मान लेते अगर मैं ऐसा करूँ, मेरे दिल में डिजायर थी कि BMW लेने की बहुत ज़्यादा, मान लो मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आ गई थी वो कार, और मैं रोज सोचता था यार एक दिन है ना BMW आनी चाहिए, यार एक दिन ना BMW आनी चाहिए, एक दिन ना अपने पास BMW आनी चाहिए, राइट? अब मान लेते हैं BMW के उस शोरूम के अंदर वो BMW का एक मैनेजर था जो देखता था कि यार रोज ये लड़का आता है, BMW को अच्छे से दिखता है और फिर जाता है। उसको बहुत अच्छे से पता था कि मेरे दिल में हाई डिजायर है, डिजायर है मेरे दिल में कि भाई अपने पास BMW। वो मैनेजर को भी पता था, पर मैनेजर भी बेचारा कुछ नहीं, रोज देखता था कि मैं आ रहा हूँ, मुझे देखने देता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कभी कुछ बोलता नहीं था, तो मैं जाता था। अब मैनेजर ये जानता है कि मेरे दिल में इंटेंस डिजायर है, कौन क्या है, इंटेंस डिजायर है BMW लेने की। लेकिन मैनेजर जानता है क्या ये तो छोटा बच्चा है, इसको कार पसंद आ गई, कार पसंद आते ही बस उसको पसंद आई कार। अब ना ये पैसे लेकर आया है, इसलिए ये तो BMW को खरीदने वाला है नहीं। मतलब क्या कि वो जानते हैं कि मेरे दिल में डिजायर है BMW लेने की, बट मेरे पास ना ही पैसे है लेने के और ना ही मुझे खर्च करना है कुछ। तो वो, क्या आपको लगता है कभी मेरा नाम ऐसा काउंट करता होगा कि यार BMW का ना बहुत डिमांड है मार्केट में, क्योंकि वो लड़का रोज आता है तो है भाई अपने कार की बहुत डिमांड है, इसका नाम लिख के रखता हूँ, ये कार लेगा। वो जानता है सिर्फ कि मेरे दिल में डिजायर है, तो सिर्फ मेरे दिल में डिजायर होने से क्या उसको सच में ऐसा लगता है यार एक BMW ऑर्डर करनी पड़ेगी कि लड़का रोज कार देख रहा है? नहीं, सिर्फ डिजायर। लेकिन अब मान लेते हैं मैं बड़ा हो गया, और बड़ा बनने के बाद प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद मैंने कमा लिए बहुत सारे पैसे, और अब कुछ सालों बाद जब मैं उस शोरूम से गुजर रहा था, वो BMW थी 35 लाख की, और मेरे पास भी मान लीजिए मेरे बैंक अकाउंट में 35 लाख थे। मैं वापस जा रहा था, मैंने उस BMW को देखा, मैनेजर ने मुझे वापस पहचान लिया इतना बड़ा होने के बाद। अब मैनेजर जानता है कि मेरे दिल में क्या थी, डिजायर थी हमेशा BMW लेने की। अब मेरे पास एबिलिटी भी आ गई, 35 लाख रुपीज मेरे पास है, बट अब जब मैं वो BMW कार को देख रहा हूँ मुझको पसंद नहीं आ रही। अब वो पसंद नहीं आ रही, मेरे पास अच्छा चलो ठीक है, मतलब BMW को देखा था पहले बचपन में बहुत अच्छी लगती थी, चलो अभी भी देखा, आज उसका एक और वेरिएंट आ गया रहेगा और वो मुझे बड़ा पसंद आ रहा है। सो अब वापस मेरे पास क्या है, डिजायर है कि BMW हो, प्लस मेरे पास अभी एबिलिटी भी है, 35 लाख भी आ गए, तो अब वापस में नया कार देख रहा हूँ, उसका नया वेरिएंट मुझे पसंद आ गया, डिजायर है कि यार BMW होनी चाहिए। अब मेरे पास 35 लाख बैंक में भी थे। तो वो मैनेजर ने मुझसे पूछा, अरे बेटा तुझे हमेशा से BMW पसंद की, डिजायर थी, तेरे पास अब तो पैसे भी आ गए, डिजायर भी है, एबिलिटी भी है, आज तो ले ले, आज तो BMW ले ले। बोला नहीं चाहता जी, आज भी नहीं लूंगा। तो बेटा क्यों रे, तो आज भी नहीं ले रहा? बोला नहीं, क्या है कि अभी सबसे पहले तो एक घर खरीदना, खुद का घर नहीं है, पहले खुद का घर खरीदेंगे, मम्मी पापा को खुश करेंगे, बाद में मैं BMW लूंगा। मतलब वो मैनेजर समझ गया कि वन सेकेंड मेरे पास क्या डिजायर है, मेरे पास एबिलिटी भी इस बार तो 35 लाख रुपए भी है, फिर भी मैं BMW नहीं लेने वाला हूँ। तो उसने मेरा नाम नहीं लिखा कि अरे यार एक बंदे का BMW का आज रिक्वायरमेंट आया है, नहीं लिखा उसने नाम। तो जानता है कि मेरे पास डिजायर है, एबिलिटी है, लेकिन इस बार अभी भी एक चीज और मिसिंग थी, विलिंगनेस।
35 लाख रुपए मेरे पास थे, और 35 लाख रुपए मुझे खर्च नहीं करने थे। हाँ हाँ, क्या बात है, 35 लाख रुपए मेरे पास थे, एबिलिटी थी क्या, थी ना, पर खर्च करना नहीं था, जिगरा नहीं था, विलिंगनेस नहीं था, मेरे को नहीं करना था खर्च। क्यों? क्योंकि मेरे पास प्रायोरिटी में कुछ और था पहले। तो याद रखना कि किसी भी चीज को डिमांड इकोनॉमिक्स में नहीं कहते कि सिर्फ डिजायर है कुछ खरीदने का कि हाँ भाई डिमांड है, ऐसा नहीं है। आपके पास डिजायर होनी चाहिए कि हाँ भाई छोटा बच्चा था मैं, अब डिजायर थी, बड़ा होने तक मेरे पास एबिलिटी भी आ गई, थोड़ा और सीरियस हो गया, मैनेजर को आप शायद कार लेगा, डिजायर भी है, ऐसा पैसे भी है, तो मैंने कहा नहीं, मेरी प्रायोरिटी अभी कुछ और है। और फिर जाके एक दिन ऐसा है कि खुद का घर भी हो गया, सब हो गया, फिर मेरे पास डिजायर था, मेरे पास एबिलिटी भी थी, और अब मैं चाहता था कि ये 35 लाख रुपए में लेकर ही गया था BMW बुक करने के लिए। जब ये तीन चीजों का संगम एक साथ हो जाए, जब आपके पास डिजायर भी हो, आपके पास एबिलिटी भी हो, और आपके पास विलिंग भी हो, विलिंगनेस भी हो, वंस इनकम क्या, for there to be effective demand in economics, once again, for there to be effective demand in economics, I need to have desire. That desire should be backed with ability, and there should be willingness to spend that money. Only then it can be counted as effective demand in economics. So in economics, just a mere desire doesn't amount to be demand. For there to be effective demand, there have to be three things. Number one, there should be desire, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। जब ये तीनों चीजें साथ में हो तो ही इकोनॉमिक्स में उसको डिमांड माना जा सकता है कि आपको BMW लेनी भी है, मेरे जितने पैसे भी हैं, और वो पैसे आपको खर्च भी करने की जब तैयारी हो जाए आपकी, तब जाके कहना कि हाँ भाई इस बंदे का ना BMW का डिमांड है। हाँ से समझ में आ गया। तो अब हमने सबसे पहले क्या समझा, हमने सिर्फ डिमांड कब होता है, किस चीज को, हम इकोनॉमिक्स में हर चीज को डिमांड नहीं कहते, जब ये तीन चीजें साथ में आए तब समझिए ना डिमांड है। ओके सर, अब ये पढ़ने के बाद नेक्स्ट आता है कि डिमांड, ये तीन चीजें हो तो है, लेकिन अगर मुझे डिमांड को एक्सप्रेस करना है तो कौन से कंपोनेंट्स बताने पड़े। मतलब डिमांड बताते वक्त मैं क्या क्या बताऊँ, जैसे मुझे मेरी डिमांड बतानी आपको तो मैं कैसे बताऊँ। तो जो डिमांड बताते वक्त आपको याद रखना है, आपको हमेशा वापस तीन चीजें बोलनी है। एक कि कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी आप परचेस करने वाले, और वो भी कितने टाइम में। वन सेकेंड, क्या, कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी परचेस करने वाले, वो भी कितने टाइम में, ये बोलना जरूरी है। इसका मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते मैं एक शर्ट परचेस करना चाहता था, मुझे एक शर्ट खरीदना था, लेकिन अब अगर मुझे आपको मेरी डिमांड बतानी है तो डिमांड बताते तो मुझे ये बताना है कि कौन से प्राइस पे। जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो 2000 रुपीज़ में शर्ट है तो मैं एक शर्ट लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही कहा, मैंने कहा बोलो प्राइस और क्वांटिटी। मान लेते मैंने टाइम के बारे में कुछ कहा नहीं, मैंने क्या कहा कि अगर शर्ट कितने का, 2000 का, तो मैं एक शर्ट लेने के लिए तैयार हूँ। तो आपने मुझे एक शर्ट लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। तो आपने बोला सर सच में हमारा एक शॉप है, कपड़े का ही शॉप है, वहाँ पे 2000 में आपको शर्ट मिल जाएगा। बोला बढ़िया बात है, कल शर्ट लेके आ जाना तुम, तेरे चॉइस से लेके आ जा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, तो तेरे चॉइस से मेरा साइज ये है, तो चॉइस से लेके आ जा। मान लेते आप कल एक शर्ट लेकर आए 2000 रुपीज़ में, मैंने 2000 दिया, आपने मुझे शर्ट दे दिया, वापस अगले दिन आप वापस एक और शर्ट लेके आए। मैंने बोला यार कल ही तो दिया शर्ट। आपने बोला सर मुझे लगा आप एवरीडे एक शर्ट लोगे। आपने तो क्या कहा कि 2000 में अगर शर्ट है तो आप एक शर्ट लोगे। कब लोगे वो तो कहा ही नहीं ना, कितने टाइम में लोगे तो कहा ही नहीं। मुझे तो क्या लगा अगर 2000 में शर्ट है तो आप एक शर्ट रोज लोगे। नहीं, मैंने कहा रोज नहीं, अगर 2000 में एक शर्ट है तो मैं एक साल में, एग्जाम्पल है, मैं एक साल में एक शर्ट लूंगा, या मान लो मैं एक महीने में एक शर्ट लूंगा। मतलब 2000 रुपीज में शर्ट है तुम्हारे यहाँ पे, हाँ है सर, तो एक शर्ट लेके आना, और अभी ये महीना हो गया, एक महीने में मैं एक ही शर्ट लेने वाला हूँ। तो 2000 रुपीज अगर प्राइस है, आई विल बाय वन शर्ट, और बाय व्हाट, कम ऑन, वन शर्ट। सो दिस इज द प्राइस, दिस इज क्वांटिटी, and what am I trying to say, if the price is 2000, I'll buy one shirt per month, so this is my demand for the month. एवरीडे मत ला बेटा, तू हर रोज मत ला, एक महीने का डिमांड था, अब लाना है शर्ट तो अगले महीने लेके आना, तो अगले महीने लेके आना, अभी मत वापस लेके आना शर्ट। और वही अगर शर्ट थोड़ा सस्ता है, मान लो 1000 रुपीज में अगर शर्ट है आपके यहाँ पे, तो तुम्हें 3 शर्ट्स लेने के लिए पर मंथ। और ऐसा ही शर्ट अगर आप मान लो 500 रुपये में देने के लिए तैयार हो यार, तो तुम्हें 5 शर्ट्स ले लो। वही शर्ट अगर आप मान लीजिए 400 रुपीज में देने के लिए तैयार हो यार, तो वो तुम्हें 7 शर्ट ले लो एक ही महीने में, एक ही महीने में। ये इंपॉर्टेंट है, 7 शर्ट कब, 7 महीनों में, 7 साल में, क्या 7 जन्मों में। सिर्फ प्राइस और क्वांटिटी बोलने से बात नहीं बनेगी जनाब, अगर आपको डिमांड को क्लियरली एक्सप्रेस करना है। सो व्हाइल एक्सप्रेसिंग डिमांड, आई हैव टू स्पेसिफाई 3 थिंग्स, एट व्हाट प्राइस, व्हाट इज द क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दैट टू पर यूनिट ऑफ टाइम। टाइम बताना जरूरी है कि वो डिमांड कौन से टाइम का है, क्या वो डिमांड एक महीने का है, क्या वो डिमांड एक दिन का है, क्या वो डिमांड एक वीक का है, क्या वो एक ईयर का है, क्या है वो डिमांड एग्जैक्टली। सो व्हाइल एक्सप्रेसिंग डिमांड,
I have to express three components, three elements I have to specify. I have to specify at what price, what is the quantity demanded per unit of time. करना हाँ से समझ में आ गया। और ये समझने के बाद लास्ट में सर आपने हमको ये समझा दिया कि डिमांड मतलब क्या है, कि डिमांड होने के लिए तीन चीज़ें होनी चाहिए। सर आपने समझा दिया, हमको समझ में आया। फिर आपने हमको आज ये समझाया कि डिमांड को बताते वक्त तीन चीज़ें बतानी पड़ती है, प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। समझ में आया। अब सर आप हमको ये भी बता दीजिए कि हाउ टू एक्सप्रेस, कि अगर मुझे डिमांड को एक्सप्रेस करना है, तो आपने ये तो बता दिया कि एक्सप्रेस करते हो तो ये तीन चीज़ें बतानी है, बट सर मेरा सवाल तो ये है कि मैं ये तीन चीज़ें कैसे कैसे बता सकता हूँ। तो मैंने कहा बेटा एक्सप्रेस करने के लिए तीन तरीके। पहला, आप मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। बोलो कैसे? मैथमेटिकल। पहला तरीका क्या है कि आप मैथमेटिकल तरीके से अपनी डिमांड को एक्सप्रेस करिए। इसको कहते हैं डिमांड फंक्शन, जिसमें हम लिखते हैं कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, so demand is a function of PRICE, price, related goods की price, income, collateral factors, future expected price, etc etc। इन सबको हम डिटेल में लिखने वाले, डोंट वरी, सबको हम डिटेल में लिखने वाले, राइट। कि डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन ऑफ बहुत सारी चीजें। डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ मतलब कैसा, सबसे पहली बात तो ये समझ में आया। तो जो डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ मतलब क्या कि डिमांड डिपेंड्स ऑन। तो पहला तरीका क्या है कि आप मैथमेटिकल तरीके से डिमांड का इक्वेशन लिख सकते हो, जिसमें है डिमांड फंक्शन, जिसमें हम लिख सकते हैं कि क्वांटिटी डिमांडेड से पर यूनिट ऑफ टाइम, इससे 3x माइनस 200, जहाँ पे x यहाँ पे बोल सकता हूँ 3i माइनस 200, जहाँ पे मैं बोलूँगा ये i स्टैंड्स फॉर योर वीकली इनकम, कि आप जितना वीक में कमाओगे उसका 3 टाइम्स माइनस 200, इतना आपका मान लीजिए डिमांड रहेगा। इससे डिमांड किसकी, मान लो ये है डिमांड ऑफ वीट, कि आप वीट कितना खरीदोगे पर मंथ, so 3 times your income minus 200. Now I'm taking a very simple, a very simple layman's equation. The equation is actually complicated. When you write demand in form of an equation form, it's called as a mathematical way of expressing demand, and इसको कहते हैं demand function. So mathematical way of expressing demand is called as what? Come on, it's called as demand function. सर नहीं सर, आपको ये मैथमेटिकल तो रहने दो सर, मैथ्स तो सर अपना पहले से सर वीक है। आप तो सर कुछ दूसरा तरीका बताइए कि अगर मुझे डिमांड को एक्सप्रेस करना है मैं कैसे एक्सप्रेस करूँ। मैंने कहा फिर काम करना बेटा, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्रेस किया था वैसा आप एक्सप्रेस कर देना, ये वाला। सर मतलब कैसे, मतलब देखो ना क्या किया था मैंने यहाँ पे शेड्यूल बनवाया था, मैंने यहाँ पे टेबल बनवाया था। मैथ्स सर आपको, मैथ्स सर मेरा वीक है सर, आप कुछ और बताइए। चलो एक काम कर बेटा, तू तो है ना टैबुलर तरीके से तो अपने डिमांड को एक्सप्रेस कर दे, टैबुलर फॉर्म में, जिसको कहते हैं डिमांड का शेड्यूल। क्या बोलते उसको, डिमांड का शेड्यूल। सो मैं मेरे डिमांड को चाहूँ तो ऐसे फंक्शनल तरीके से एक्सप्रेशन में, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में बता सकता हूँ। मैथमेटिकल तरीके से जब मैं मेरे डिमांड को बताऊँ उसको कहते हैं, कम ऑन एमसीक्यू में आएगा, क्या कहते हैं उसको कहते हैं डिमांड फंक्शन। एक और बार जरा जोर से, जरा एक बार ताकत लगा के, अगर मैं मेरे डिमांड को मैथमेटिकल तरीके से एक्सप्रेस करूँ तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं डिमांड फंक्शन। नहीं सर मैथ्स अपने से हिला हुआ है सर, आप तो कुछ दूसरा तरीका बता दो डिमांड बताने का। अच्छा अगर आप डिमांड को मैथमेटिकल इक्वेशन में नहीं बता सकते तो बेटा काम कर, बेटा तू तो लाइन मारना शुरू कर। सर उसमें तो मैं बहुत माहिर हूँ सर, बेटा लाइन मारना शुरू कर दे तू। मतलब कौन सी लाइन, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन, जिसको कहता है नथिंग बट डिमांड शेड्यूल, टैबुलर फॉर्म ऑफ एक्सप्रेसिंग डिमांड। सो टैबुलर फॉर्म में हमको क्या करना है, एक साइड में हमको दिखाना है कि कौन से प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड रहेगी पर यूनिट ऑफ टाइम। टाइम बताना बहुत जरूरी है, राइट, नहीं तो डिमांड इनकम्प्लीट है। सर ये लाइन वाइन मारने का काम सर अपने से तो नहीं होंगे सर, कोई दूसरा तरीका बता दो। बड़ा फिर एक काम कर यार, तू तो फाइनली है ना ग्राफिकल वे अपना ले, ग्राफिकल तरीके से भी डिमांड को एक्सप्रेस किया जा सकता है। और डिमांड को जब मैं ग्राफिकल तरीके से एक्सप्रेस करूं तो कहते हैं इसको डिमांड कर्व, क्या कहेंगे इसको, डिमांड कर्व। सो ग्राफिकल फॉर्म of expressing demand is called as what? Come on, it's called as demand curve. So what have we studied? क्या क्या देखा अपन ने अब तक? हमने सबसे पहले देखा कि इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज सिर्फ डिजायर है इसलिए वो उसको डिमांड ऐसा नहीं बोल सकते। जैसे आपकी डिजायर होगी, यार मेरा डिजायर है कि यार स्पेस में जाए, सर कभी मून ऐसा मस्त जाना है सर एक बार। अभी है नासा का प्रोग्राम है, स्पेस एक्स का प्रोग्राम है, ये जा रहा है ना अपना क्या नाम,
टॉम क्रूज जा रहा है ना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, है ना, एक टिकट कुछ तो $1 मिलियन की, जाना है क्या? है ना, जाना किसको जाना है स्पेस में? जाओ ना, जाओ नासा लेके जा रहा है आजकल, टॉम क्रूज शायद जाने वाला, मिलियंस ऑफ डॉलर्स है। नहीं सर, मिलियंस ऑफ डॉलर्स है तो इधर से अच्छा दिख रहा है सर, मून तो यही से अच्छा दिखता है, वहाँ जाके क्या करेंगे? अच्छा क्यों कैंसिल हो गया भैया? आपकी तो डिजायर है सर, डिजायर है ना, एक बात है सर, डिमांड कब क्या जाता है, कब नासा आपको लेकर बड़ा सीरियस हो जाएगा? तब जब आप उसको बोलेंगे भाई डिजायर भी है, ऐसे भी है, एबिलिटी भी है, और यार जाना है सच में, मेरी प्रायोरिटी में मुझे जाना है, तो तीन चीज़ें साथ में आए तब जाके उसको एज ए डिमांड कंसिडर किया जा सकता है। सारे समझ, अब ये तीन चीज़ें हैं तो समझ लेना कि डिमांड है सर, डिमांड है, पर मुझे डिमांड बताना तो कैसे बताओ? बड़ा तीन चीज़ें बताओ, वन सेकंड, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम, बोलो प्राइस, क्वांटिटी, टाइम, बोलो प्राइस, क्वांटिटी, टाइम। अच्छा ठीक है सर, ये डिमांड बताते वक्त मुझे तीन शब्द बोलने हैं, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसको मैं मेरे तीन शब्द कैसे कहूँ? मेरा अगर तुझे उसको ये तीन शब्द कहने तो उसको तीन तरीके से कह सकता है। एक तो तुम मैथमेटिकल तरीके से उसको बोल दो, द डिमांड फंक्शन, सो एमसी आएगा, द मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिमांड इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन, जिसमें हम इक्वेशन फॉर्म में डिमांड को दिखाते हैं। मैथ्स नहीं, दूसरा तरीका बताओ। अच्छा दूसरा तरीका, अगर आपको डिमांड दिखाना है तो एक काम करो, आप लाइन मारो, हाँ सर वो अपने से बहुत मस्त नाला है, मतलब कैसा, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब ये आप यूज करिए टैबुलर फॉर्म टू एक्सप्रेस डिमांड, व्हिच इज कॉल्ड एज अ डिमांड स्केड्यूल, व्हिच इज कॉल्ड एज व्हाट, कम ऑन, अ डिमांड स्केड्यूल। और तीसरा, अगर इसी इसको, ये जो वैल्यूज है प्राइस, इस प्राइस को अगर मान लेते हैं वाई एक्सिस पे दिखा दूं, और ये जो क्वांटिटी डिमांडेड था पर मंथ क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को मान लीजिए बच्चों में अगर वाई एक्सिस पे दिखा दूं, तो ग्राफ बनेगा, एक कर्व बनेगा, मान लेते, एंड दिस इज कॉल्ड एज अ डिमांड कर्व, और द ग्राफिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिमांड, इट्स कॉल्ड एज अ डिमांड कर्व। एंड इस डिमांड कर्व को हम कहते हैं नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। क्या होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव स्लोपिंग कर्व। अब इसको नेगेटिव स्लोपिंग वगैरह क्यों बोलते हैं, इसका नेगेटिव स्लोप मतलब एग्जैक्टली क्या, तो समझ लीजिए बच्चों, नेगेटिव स्लोप एक्चुअली दिखाता है इनवर्स रिलेशनशिप। क्या दिखाता है? ये दिखाता है इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशन मतलब क्या? तो बच्चों हम सब जानते हैं कि व्हेन प्राइस इज मोर, क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस। प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम कम खरीदेंगे, और वही अगर प्राइस कम है तो हम ज़्यादा खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा बचत हो रहा है, सस्ते में गिर रहा है तो हम ज़्यादा खरीद लेंगे। सुन जब प्राइस ज़्यादा है तो हम कम खरीदते हैं, पर वही अगर हमको चीज़ सस्ते में मिलने वाली है, प्राइस कम है, हम ज़्यादा परचेस करेंगे। ज़्यादा परचेस क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा पैसा बच रहा है, इसलिए हम ज़्यादा परचेस करने वाले हैं। तो हो क्या रहा है कि जैसे जैसे चीज़ों की प्राइस बढ़ती है और कोई चीज़ महंगी होती है, उसको खरीदने वाले लोग कम हो जाता है, डिमांड कम होती है। सो प्राइस ज़्यादा, उसकी डिमांड कम, और जैसे ही उसकी प्राइस कम, डिमांड ज़्यादा। समझा? प्राइस ज़्यादा तो डिमांड क्या हो जाती है मार्केट में उस प्रोडक्ट की कम, और जब उस प्रोडक्ट की प्राइस कम होने लगती है और सस्ता होने लगता है तो खरीदने वाले बहुत लोग भी हो जाते हैं, इससे उसकी डिमांड बढ़ती है। एक्चुअली कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है? कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है? क्या बात है, क्या बूमरैंग हो रहा है कैसे? अरे नहीं रहे, ये क्या हो रहा है कि अगर प्राइस ज़्यादा तो उस चीज़ की डिमांड कम होती है, और प्राइस कम तो उस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है। तो ये कौन सा रिलेशनशिप चल रहा है उन दोनों में कि एक वेरिएबल कम हो रहा है तो दूसरा ज़्यादा हो रहा है, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा कम होने लगता है। जब इन दोनों में ऐसा इनवर्स रिलेशनशिप शुरू हो जाए तो हम कहेंगे दिस इनवर्स रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस ऑन अ ग्राफ। और आप जब उस ग्राफ को ड्रॉ करोगे आपको ऐसा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ मिलेगा, जिससे बोलते हैं नेगेटिव स्लोपिंग ग्राफ। दैट इज ये क्या दिखा रहा है? इनवर्स रिलेशनशिप। मतलब सर नेगेटिव स्लोपिंग ग्राफ मतलब एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं बच्चों? मतलब ऐसा समझ लीजिए, ये लाइन है, अगर कोई भी लाइन मोर देन 90 डिग्री का एंगल बनाता है आपके पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, मोर देन 90 का एंगल है, मोर देन 90, राइट साइड से देखना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, ये एक्स एक्सिस है अपना, तो एक्स एक्सिस के राइट साइड से देखना, ये देखिए जैसे भी मेरे साथ, ओके ये देखना, ये आपका एक्स एक्सिस का इधर अगर तो लेफ्ट साइड, इसको ये सब लेफ्ट है, और इस तरफ अगर मैं देखूँ तो क्या है? राइट साइड। दिखा क्या नहीं दिख रहा है? ये देखो, ये एक्स एक्सिस का राइट साइड हुआ, ये एक्स एक्सिस का क्या होगा? लेफ्ट साइड। सो आपको क्या करना है, इस एक्स एक्सिस के राइट साइड से, मतलब यहाँ से देखना है, यहाँ से इस साइड से एंगल देखना है। तो राइट साइड से अगर मैं एंगल देखो, कोई भी लाइन मोर देन 90 डिग्री का एंगल बनाए तो हम कहेंगे कि दैट लाइन इज शोइंग नथिंग बट अ नेगेटिव रिलेशन।
या उसको हम कहेंगे शोइंग एन इनवर्स रिलेशन। शोइंग एन नेगेटिव रिलेशन, या हम क्या कहेंगे शोइंग एन इनवर्स रिलेशन। और भाई अगर मान लीजिए कोई लाइन जो क्या कर रही है, जो एक्स एक्सिस के राइट साइड है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, इस साइड से अगर आप देखोगे लेस देन 90 का एंगल बनाती है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक पॉजिटिव रिलेशन है। जो पॉजिटिव रिलेशन मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल जिन लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है इसको, लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई कैसे होता है याद है आपको? लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई शाम को तो आपको पढ़ाओगे, तो मैं पढ़ा नहीं वाला हूँ, पर अभी से बात निकली तो जिन्होंने पढ़ा बोले एटलीस्ट देख ले इसको। लॉ ऑफ सप्लाई उसमें क्या रहता है कि जब प्राइस कम रहती है, जैसे 100 रुपये प्राइस है, तो कम लोग सप्लाई करते हैं उसको। इसलिए मान लीजिए ओवरऑल सप्लाई सिर्फ 100 रुपये पे मान लीजिए 2 kg का सप्लाई, प्राइस बढ़ गई, सप्लाई बढ़ जाता है, प्राइस बढ़ गई और उसका सप्लाई बढ़ जाता है। जितनी ज़्यादा प्राइस, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये पे आज वो चीज़ बिक रही है, तो उसको बेचने वाले बहुत लोग हो जाते हैं, उनको फॉरवर्डता है। जब प्राइस बहुत कम थी तो ज़्यादा लोग नहीं बेचते थे उसको, लोगों को इतना लिक्विडिटी नहीं लगा। तो मान लेते 100 रुपये में सिर्फ 2 टन का ओवरऑल सप्लाई का मार्केट में, प्राइसेस बढ़ने लग गए। मान लीजिए चावल बहुत महंगा होने लगे, चावल एकदम प्रीमियम प्राइस पे चल रहा है, तो कई सारे लोग चावल बनाना शुरू करेंगे और ओवरऑल चावल का सप्लाई मार्केट में बढ़ेगा। सप्लायर साइड से अगर आप ज़्यादा प्राइस दो तो सप्लाई करने वाले लोग बढ़ जाते हैं। तो जितनी प्राइस मार्केट में बढ़ती है किसी कमोडिटी की, उस कमोडिटी का उतना सप्लाई मार्केट में बढ़ता है, उतने ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को सप्लाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उतना प्रॉफिट मिलेगा। एंड हेंस आई कैन से कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है कमोडिटी की, वैसे वैसे उसका सप्लाई भी बढ़ता है। वन सेकंड, क्या, जैसे प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी वैसे वैसे उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। अब मान लेते एक चीज़ बड़ी सस्ती होने लग गई, बहुत ही सस्ते मिल रही है, बहुत ही सस्ते मिल रही है, तो लोग अभी उस चीज़ में इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, उसमें ज़्यादा इनकम रहा नहीं, उसके सप्लाई भी कम 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 होने। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में रिचार्ज करने की दुकानें होती थी, शॉप पे जाते थे लोग और अपना मोबाइल रिचार्ज कराते थे, उसमें को थोड़ा इनकम मिलता था लोगों को। तो क्या था, लोग जो रिचार्ज के पीछे जो पैसा मिलता था उस रिटेलर को, वो ज़्यादा था, तो जितना ज़्यादा मिलता गया, ज़्यादा मिलता गया, कई सारे लोगों ने रिटेल वो मोबाइल रिचार्ज की दुकानें डाली। फिर क्या होगा, फिर आ गया पेटीएम, फिर आ गया ऑनलाइन बैंकिंग, फिर आ गया नेट बैंकिंग, फिर आ गया गूगल पे, सब अपना अपना घर पे करने लग गए। ज़्यादा नहीं रहा, कुछ ज़्यादा पैसा मिलता भी नहीं था, एक रिचार्ज करके कुछ खास 1-2 रुपये मिलने लग गया, ज़्यादा प्राइस नहीं मिलता था। पहले बहुत प्राइस मिलती थी, एक रिचार्ज करो 10-10 रुपये का इनकम, तो ज़्यादा प्राइस मिलती, तो कई सारे लोगों ने रिचार्ज की दुकान डाली, प्राइजेस कम होने लग गया। अभी एक रिचार्ज के ऊपर कोई बोला मैं आपको रिचार्ज करके दूंगा, कंपनी को मैंने पूछा वोडाफोन में आपके कस्टमर जाएंगे उनका रिचार्ज करके दूंगा, कितने देंगे? और हम बोला 1 रुपये देंगे, 200 रुपये का रिचार्ज, मतलब 1 रुपये आप रखेंगे, 1 रुपये। और हम बोला हाँ यार, अभी हमारा तो खुद का ऐप है, गूगल पे से हो जाता है, इंटरनेट बैंकिंग से हो जाता है, आपकी इतनी जरूरत नहीं है, 1 रुपये। फिर मैंने बोला छोड़ यार, रिचार्ज का दुकान नहीं डालेंगे, फिर कुछ और डालेंगे। सो एसेंशियली जब प्राइजेस मार्केट में बढ़ते हैं तो सप्लाईज बढ़ जाती है, इसलिए ओवरऑल कमोडिटी जो सप्लाइड है वो बढ़ जाती है। दिस इज वन ऑफ द रीजन, जब प्राइजेस बढ़ती है तो क्यों सप्लाईज भी बढ़ जाते हैं, सप्लाई ओवरऑल क्यों बढ़ता है। भाई मार्केट में प्राइस कम होने लग गया तो ज़्यादा लोग बोलेंगे छोड़ यार इस चीज़ को, मुझे नहीं सप्लाई करना, मैं कुछ और नया बिजनेस देख लूँगा। ठीक, तो जैसे जैसे प्राइजेस कम होने लगते हैं तो सप्लाईज भी कम होने से सप्लाई कम, तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक वेरिएबल बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ रहा है, एक गिरा तो दूसरा भी गिर रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में चलो। उनसे क्या, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, ये कम तो ये भी कम, सेम डायरेक्शन पॉजिटिव, सेम डायरेक्शन में अगर दोनों वेरिएबल चल रहे हैं, ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम, क्योंकि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए हम बोलेंगे कि ये दो वेरिएबल्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप है। या वो एक ऐसा लाइन कहीं ना कहीं दिखाएंगे, ऐसा कि अगर आप राइट साइड से देखो तो जो एंगल है वो लेस देन 90 का बनेगा। ओके, तो वन सेकेंड, मैंने क्या कहा कि मैं अगर डिमांड को एक्सप्रेस करना चाहूँ, वापस डिमांड पाता हूँ, डिमांड को अगर मैं एक्सप्रेस करना चाहूँ तो डिमांड को एक्सप्रेस करने के बच्चों मेरे पास 3 तरीके। पहला क्या है कि मैं डिमांड को एक्सप्रेस कर सकता हूँ मैथमेटिकल फॉर्म, उसको हम बोलेंगे डिमांड फंक्शन। इसी को अगर आप टैबलो फॉर्म में लाइन्स मार्को, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बनाकर स्केड्यूल बनाओ जहाँ दिखा सकते हैं कि अलग अलग प्राइस पे अलग अलग क्वांटिटी है, तो उसको हम कहेंगे डिमांड स्केड्यूल। और इसी को जब आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे, जब बहुत ज़्यादा प्राइस है मैं बहुत कम मांगता हूँ, जब 2000 रुपये में शर्ट है तो मुझे एक ही शर्ट चाहिए, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है। और जैसे जैसे प्राइस कम होगी 1000 में, चलिए तो 3 शर्ट लेने के जा रहा हूँ मान लो,
तो और 500 रुपये पे मान लो मेरे 7 शर्ट लेने के लिए या फिर 6 शर्ट लेने के लिए तैयार हूँ। 400 रुपये पे तो मैं बहुत ले लूँ, 10 शर्ट ले लूँ। तो जब आप इसी टेबल को जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया उसको ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते आप दिखाते हो कि बहुत हाई प्राइस पे बहुत कम आप मांगने वाले और बहुत कम प्राइस पे आप बहुत ज़्यादा मांगने वाले। और जब इन पॉइंट्स को हम जोड़ देते तो हम देख सकते हैं कि कर्व बन रहा है और ये कर्व जो है इसको हम बोलेंगे कि एक नेगेटिव स्लोपिंग कर्व है। नेगेटिव स्लोप क्यों दिखा रहा है कि ये कब दिखा रहा है कि अगर एक वेरिएबल ज़्यादा है तो दूसरा वाला कम है, और अगर वो वेरिएबल कम हो जाए, प्राइस कम हो जाए, तो डिमांड बहुत बढ़ जाती है। तो ये दो वेरिएबल हमेशा उल्टे चलते हैं। प्राइस अगर बढ़ती है तो डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड कम होती है, प्राइस अगर कम होती है तो क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। और क्योंकि ये दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं इसलिए हम कहेंगे इन दो वेरिएबल्स के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। तो मैं डिमांड को ग्राफिकल फॉर्म में भी दिखा सकता हूँ। तो आज हमने क्या क्या देखा अभी अब तक? हमने तो अब तक देखी सर 3 चीजें। पहली बात इफेक्टिव डिमांड। इफेक्टिव डिमांड होनी चाहिए सर, हमने समझ लिया 3 चीजें होनी चाहिए, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। बोलो, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। ये 3 चीजें जब होगी तो समझ लेना इफेक्टिव डिमांड है। अब डिमांड को करना है एक्सप्रेस। तो डिमांड को एक्सप्रेस करते वक्त भी आपको 3 चीजें बतानी है। आपको बताना है कौन से प्राइस पे अब कितनी क्वांटिटी लोगे, वो भी कितने टाइम में। बात से समझ में आए? अब सर सवाल उठता है कि ये 3 चीजें मैं कैसे बताऊँ? मैंने कहा बेटा बताएंगे भी 3 तरीके, मैथमेटिकल फॉर्म डिमांड फंक्शन, टैबुलर फॉर्म डिमांड शेड्यूल, ग्राफिकल फॉर्म जिसका लेस डिमांड जैसा दिखता है, जो कैसा रहता है नेगेटिव स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये नेगेटिव स्लोप को, इस डाउनवर्ड स्लोप को बहुत अच्छे डिटेल में और मैं आपको बताने वाला हूँ। डोंट वरी, ग्राफ फिर से ड्रॉ करके इसको तो हम अलग से एकदम डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए सिर्फ दिखाना था मुझे कि डिमांड का कैसा था, कि नेगेटिव स्लोपिंग रहता है, उससे मैंने आपको दिखा दिया। तो डिमांड के अब जब बेसिक्स आपके कवर हो चुके हैं तो आइए जनाब, देवी सज्जनों, आइए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमारे चार्ट फॉर्मेट के नोट्स है। नोट्स आपको ऑलरेडी मिलेंगे कलर फॉर्म में, सारे नोट्स एकदम कलर फॉर्म में है। प्लस नोट्स बनाने के एक डिसिप्लिन फॉलो किया है कलर का। इफ यू नो डियर स्टूडेंट्स, जब भी एक मेन पॉइंट शुरू हो जैसे आपको दिखता होगा, ये मेन पॉइंट मैं किसमें एकदम डार्क ब्लू में दिया होगा। अब इस पॉइंट के अंदर का जो सब पॉइंट है वो लाइट ब्लू में आपको दिख रहा है, और इस सब पॉइंट के अंदर भी अगर और कोई सब पॉइंट्स है वो लाइट ब्लू में ही है, लेकिन सिर्फ उसका जितना हेडिंग है उतना ही कलर किया हुआ। कैन यू सी? यस, ये लाइट ब्लू देखो, स्टार्ट से लेके एंड तक फुल लाइन मारा है। अब इसके अंदर बच्चों और आप देखो 4-4 पॉइंट्स है, वो 4-4 पॉइंट्स के सिर्फ जितना नाम है, जितना टेक्स्ट है, उतना ही उस टेक्स्ट को मैंने बॉर्डर ये दिया हुआ कलर। दिस मीन्स कि ये टेक्स्ट इसी का सब पॉइंट है। इससे फायदा क्या होता है कि आप चार्ट में कभी भी कोई पॉइंट पढ़ोगे आपको हमेशा पता रहेगा अरे यार वो पॉइंट किसके अंदर आता है। जैसे 1 सेकंड यहाँ पे चेक करो, कौन सा कलर डार्क ब्लू, मतलब नया पॉइंट शुरू होगा, नया कॉन्सेप्ट। अब उसके अंदर ये लाइट ब्लू है, मतलब समझ लेना ये नया पॉइंट नहीं है, ये नया टॉपिक नहीं है, ये तो इसी टॉपिक का सब टॉपिक है। इसी टॉपिक का क्या है, सब टॉपिक है। नारा सुनो। और फिर अगर और इसके अंदर कुछ सब टॉपिक्स होंगे, इस टॉपिक के अंदर भी और सब टॉपिक्स है, तब देख सकते हो तो इसका तो पार्ट वैल्यू भी कलर किया हुआ, बाकी सेम वैसा वैसा। प्लस यहाँ नोट कीजिए बच्चों, ये देखिए ये लाइन मैंने ऑलरेडी बोल्ड और अंडरलाइन दोनों किया। आपको दिख रहा है कि देखो ये लाइन, ये विदाउट बोल्ड है और उसके नीचे वाले ये पॉइंट बोल्ड किया हुआ। इसका मतलब समझिए कि बोल्ड एंड अंडरलाइन किया हुआ मतलब भैया ये तो एग्जाम के एंगल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और कुछ जगह पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ बोल्ड है, अंडरलाइन है। मतलब अगर आपको मान लेते हैं कि एग्जाम के वक्त पूरा ये सब क्विक रिवाइज करना है, पूरा सब क्विक रिवाइज करना, तो आपको सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑलरेडी जो बोल्ड में दिया हुआ है उतना आप पढ़ लीजिए, बस खत्म, आपका क्विक रिवीजन उसी में हो जाएगा। सो ये जो चार्ट आपको दिख रहे हैं, हर एक टोटल पूरा का पूरा चैप्टर चार्ट फॉर्मेट में कलर के साथ, ये सिर्फ चार्ट से नहीं है बच्चों, राइट? यही आपके मेन बुक्स भी है और यही आपके रिविजन चार्ट्स भी है। इस तरीके से 2-in-1 तरीके से बनाया हुआ है, राइट? तो हर एक चीज एकदम चैनलाइज, एकदम ग्रुप और एकदम क्लासिफाइड तरीके से, लाइक आप डार्क ब्लू, देन लाइट ब्लू, देन उसके अंदर अगर हाफ कलर है मतलब ये इसी का सब पॉइंट है। दिस इज द मेन टॉपिक, उसका ये सब पॉइंट, इस सब पॉइंट का ये सब पॉइंट। द क्लासिफिकेशन डिसिप्लिन हैज ऑलवेज बीन मेंटेन्ड। नंबर 2, जहाँ जहाँ जो जो इंपॉर्टेंट उसको ऑलरेडी बोल्ड करके दिया हुआ है, मतलब एग्जाम तक पढ़ते वक्त आपको सब कुछ देखने की जरूरत नहीं, आपने बोल्ड वाली चीजें देख ली, बस खेल खत्म, आपका पूरा पूरा चैप्टर का चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। पहना एवरीवन? जी सर। आइए बच्चों, अब इस नोट्स में से आज आप हमारे चार्ट में से इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो चलिए, सबसे पहला वाला हमारा पॉइंट है मीनिंग ऑफ डिमांड।
आइए पढ़ते इसको। इन डिमांड इन इकोनॉमिक्स इज समथिंग मोर देन डिजायर। इफेक्टिव डिमांड फॉर अ थिंग डिपेंड्स ऑन डिजायर, मीन्स टू परचेस मतलब एबिलिटी एंड क्या and willingness to use those means for that purchase. Unless demand is backed by purchasing power, ability to pay, it does not constitute demand. तो सबसे पहले यहाँ पे डिमांड का आपको डेफिनेशन दिया कि डिमांड होने के लिए डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, तीनों चीजें होनी चाहिए. Unless demand is not backed with the ability to pay, it does not constitute a demand. अगर पैसे नहीं है, उस एबिलिटी नहीं है अगर उस प्रोडक्ट को लेने की, उस प्रोडक्ट के लिए आपकी डिमांड है ऐसा कंसीडर ही नहीं किया जाएगा. ओके, अब व्हाट डिटरमाइंस डिमांड? डिमांड किस पे डिपेंड करता है? हम क्या पढ़ना है? हम पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्या पढ़ना है? हम पढ़ना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड किस पे डिपेंड करता है. तो बच्चों अगर आपको ये समझना है कि डिमांड किस पे डिपेंड करता है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन में अगर आपको जवाब देने जाऊँ कि डिमांड किस पे डिपेंड करता है, अगर आपने मुझसे पूछा तो मैं कहूँगा भाई डिमांड तो इनफाइनाइट चीज है जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करता है. यू कैन नॉट लिस्ट इट. डिमांड कितनी चीजों पर डिपेंड करता है यार, उसको तो लिस्ट बनाना बड़ा मुश्किल है. डिमांड किस पे भी डिपेंड कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज मान लेते हैं आपको कोई गुड न्यूज मिली. अरे मतलब लाइफ में एक ही गुड न्यूज थोड़ी होगी ना, गुड न्यूज मतलब कई सारे गुड न्यूज होते हैं लाइफ में. मान लेते हैं आज आप जिस एग्जाम के लिए रुके तो उस एग्जाम में आप पास हो गए, आपका अच्छा स्कोर आया, आप अच्छे मूड में हो, इसलिए मान लीजिए आपने आज सोचा कि आज हम पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे. तो पिज़्ज़ा का डिमांड किस पर डिपेंड करता है? आपके मूड पे भी डिपेंड करता है. मान लेते हैं आज आपके घर में मान लीजिए आपके करीबी भाई आपके बहन की शादी है, इसलिए आपने कपड़े परचेस किए. तो अपने कपड़े क्यों परचेस किए? घर में फंक्शन है. मान लेते हैं फिर आज आपका एग्जाम है और जाते जाते मान लीजिए आप पेन लेकर जाना भूल गए, इसलिए आपने पेन परचेस किया. आपने पेन क्यों परचेस किया? क्योंकि रिक्वायरमेंट है, नीड है. एसेंशियली कोई इंसान किसी चीज़ को क्यों खरीदता है, इसके पीछे बहुत रीजंस है, बहुत रीजंस. वो हम कभी लिस्ट भी नहीं कर पाएंगे कि आप किसी चीज़ को क्यों डिमांड करते हो, राइट. बहुत सारे रीजंस, बट जो प्राइम रीजंस है अगर उनकी मैं बात करूँ तो मेनली डिमांड किसी भी प्रोडक्ट के पीछे जब हम डिमांड करते हैं उस प्रोडक्ट का, उसके पीछे प्राइमरीली ये रीजंस रहते हैं. ये है मेनली डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्या बोलेंगे इसको? क्या बोलेंगे इसको? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. क्या समझना है इसमें? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब क्या? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब कि डिमांड इन चीज़ों पे डिपेंड करता है. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड क्या होगी? डिटरमाइंड बाय दीज फैक्टर्स. डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड मतलब है कि डिमांड इन चीज़ों पे डिपेंड करती है. तो मान लेते हैं मैं किसी प्रोडक्ट को खरीदूं या ना खरीदूं, या किसी भी प्रोडक्ट का डिमांड, जैसे फॉर एग्जांपल इस पेन का डिमांड, इस पेन का डिमांड जो है बच्चों वो कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है. जो उसमें से मेन है वो मान लेते हैं 5 यहाँ पे लिखे. अब अगर भाई 5 का है सर, ये तो प्राइस है, ये तो एक ही है ना प्राइस. डिमांड डिपेंड करता है कि प्राइस क्या है ना बच्चों ना. ये सिर्फ प्राइस नहीं है, तो ये एक निमोनिक है. इसी टेक्निक में आपके सारे के सारे डिटरमिनेंट्स बच्चों कवर हो गए. इसी टेक्निक के अंदर आपके सारे के सारे डिटरमिनेंट्स कवर हो गए. कैसे क्या? चेक करो. सबसे पहले इस प्राइस से है प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो सबसे पहली बात, अगर मैं इस पेन के डिमांड की बात कर रहा हूँ तो इस पेन का डिमांड सबसे पहले डिपेंड करता है सिर्फ खुद की प्राइस पे. जैसे फॉर एग्जाम्पल इस पेन में मुझे यूज दिख रहा है, मुझे अच्छा लगा ये पेन, मुझे लगा कि यार ये पेन अच्छा है, मैं ले सकता हूँ. मतलब अगर कोई मुझे बोल देता कि सर ये बहुत ही स्पेशल पेन है और इसको एक ज़माने में किसी राजा महाराजा ने यूज़ किया था, इसलिए ये पेन हम आपको देंगे 20,000. ओके, 20,000. पर 20,000 में क्या पूरी दुकान बेच रहा है क्या? नहीं सर, ये एक पेन बेच रहे हैं सर, 20,000 आपको नहीं चाहिए. मतलब मैंने ये पेन का डिमांड करने गया, मुझे अच्छा लगा ये पेन, मैं लेने वाला था, मुझे उसमें उसका यूज़ दिखा, मुझे दिखा कि यार ये पेन से काफ़ी काम आएगा, लगता है मुझे यूजली एक पेन. और आज मैं पेन लेके आना भूल गया हूँ. आज दिन भर में कुछ ना कुछ लिखने के लिए काम आ जाएगा, इससे सोचा चलो यार पेन ले लेते हैं. उतने में ये पेन में मुझे डिमांड दिखा कि भाई ड्यूटी है, इससे मैं लेने गया भी उसको. तो उसने मुझसे पूछा यार प्राइस का, 22,000 छोड़ नहीं छोड़ता. तो इस पेन को मैं डिमांड करूँगा या नहीं करूँगा, सबसे पहले डिपेंड करता है इस पेन की प्राइस. इन सारे फैक्टर्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर हम बोल सकते हैं जिस पे डिमांड डिपेंड करता है, दैट इज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी. तो सबसे पहली बात,
डिमांड तो सबसे ज्यादा इस प्राइस ऑफ द कमोडिटी पे डिपेंड करता है, और इसलिए इस पी का अगर फुल फॉर्म में देखो तो क्या है, पी स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और हम जानते हैं कि अगर प्राइस इस कमोडिटी की बढ़ने लग गई तो इस कमोडिटी की जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो कम होने लगेगी। तो इसलिए पहला हमने समझ लिया कि डिमांड डिपेंड्स ऑन, बोलो क्या समझ लिया हमने? पहला हमने समझ लिया कि डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, डिमांड डिपेंड्स ऑन प्राइस, प्राइस क्या। अब नेक्स्ट है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, रिलेटेड गुड्स की प्राइस, रिलेटेड गुड्स प्राइस। इसका मतलब, तो इसका मतलब ये पेन में डिमांड करूं या ना करूं, ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? सबसे पहले इस पेन की खुद की प्राइस पर डिपेंड करता है, दूसरा इसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस पर भी डिपेंड करता है। बच्चों रिलेटेड गुड्स हमेशा रखना, रिलेटेड गुड्स दो टाइप के हो सकते हैं। हो सकता है रिलेटेड गुड आपका दुश्मन हो, सब्स्टिट्यूट, हो सकता है रिलेटेड गुड आपका दोस्त हो, कॉम्प्लीमेंट्री गुड, कॉम्प्लीमेंट्री। वन सेकेंड, अगर मैं रिलेटेड गुड्स की प्राइस पे इस पेन की डिमांड डिपेंड कर रही है ऐसा बोल रहे, तो इस पेन की डिमांड किस पे डिपेंड करती है? इस पेन की डिमांड बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती है, उसमें से जो 5 मेन है वो हमने आपके सामने लिख दिए हैं, और वो 5 मेन कौन है? प्राइस, PRICE, प्राइस। बोले एक बार क्या? प्राइस, ऐसे देशी नहीं रहे, प्राइस। बोले एक बार बात, प्राइस। तो उस प्राइस को प्राइस प्राइस करके बोलने की क्या जरूरत है? तो बच्चों वो प्राइस एक्चुअली एक शब्द नहीं है, वो एक न्यूआनिक है। 5 लेटर से 5 पॉइंट्स आपके यहीं पे मैं कवर करा दूंगा, बस आप एक बार मेरे साथ बोलिए तो। P स्टैंड्स फॉर व्हाट? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। R स्टैंड्स फॉर रिलेटेड गुड्स प्राइस। बोलो क्या? R क्या है? R स्टैंड्स फॉर रिलेटेड गुड्स की प्राइस। अब जो रिलेटेड गुड्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिलेटेड गुड्स कैन बी सप्लीमेंट्री गुड्स और रिलेटेड गुड्स कैन बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री गुड्स मतलब आपके दुश्मन, जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन, मैंने बोला यार 22,000 वगैरह तो महंगे मिला, उसने कहा ठीक है सर। दूसरा एक पेन है इसके जैसा, सब्स्टिट्यूट, बिल्कुल सब्स्टिट्यूट। दूसरा पेन है इसके जैसा, सब्स्टिट्यूट कहते हैं उसको। सब्स्टिट्यूट मतलब कि आपको दुश्मन। तब मान लेते ये पेन मैं खरीदूंगा या नहीं, सबसे पहले इस पेन की प्राइस तो डिपेंड करता ही है, और इसके जैसे ही मान लीजिए एक सब्स्टिट्यूट है इसका दूसरा पेन, वो मिल रहा मान लीजिए 10 रुपए में, और ये पेन मान लीजिए अभी 22 रुपए का, बोलो 22,000 नहीं, मान लो 22 रुपए पकड़ लेते, चलो 22 रुपए का पेन। अब 22 रुपए में भी 22,000 पहले बोला, उसने मुझे एड़ा निकालने की कोशिश की, सर ये 22,000 में आप पेन ले लो, राजा महाराज ने उसके बोला छोड़ यार, और लेने से चल ठीक है सर 22 रुपए में ले लीजिए। फिर भी मैं नहीं ले रहा, मैं लेने गया ये पेन 22 में, बोला सर 22,000 का 22 किया सर। लेने का उतने में देखा इसके जैसा सेम दूसरा पेन वो 10 रुपए में। तो आप इस पेन को खरीदोगे या नहीं? इस पेन की डिमांड इस पेन के प्राइस पर डिपेंड करती है, और इस पेन की डिमांड इसके खुद के प्राइस के साथ साथ इसका जो सब्स्टिट्यूट है उसके प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर उसका सब्स्टिट्यूट जो है उसकी प्राइस कम हो गई ना, प्राइस सब्स्टिट्यूट की कम हो गई ना, इस पेन की डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर वो सब्स्टिट्यूट सस्ते में मिल रहा है, इसका दुश्मन जो सस्ते मिल रहा है, तो लोग इसको छोड़ देंगे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी, और लोग जो ये सब्स्टिट्यूट है उसको खरीदेंगे। सो इस पेन की डिमांड इसके खुद के प्राइस पर डिपेंड करती है, और साथ साथ में इसके सब्स्टिट्यूट के प्राइस पर भी डिपेंड करती है। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस अगर कम होने लग गई तो इस पेन की डिमांड कम होती है। समझिए आप मेरी बात, इस पेन की डिमांड इसके प्राइस पे भी डिपेंड करती है, और इस पेन की डिमांड इसके दुश्मन के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। अगर दुश्मन की प्राइस कम हो गई तो लोग सब वहां पे चले जाएंगे, इसकी डिमांड कम हो जाएगी। और दुश्मन की प्राइस बढ़ी, सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी, तो वो लोग जो ये पेन खरीद रहे थे वो तो यही खरीदेंगे 22 रुपए में अभी भी, और ये 10 रुपए का पेन जो था सब्स्टिट्यूट वो मान लीजिए 50 का हो गया, तो जो वो पेन खरीद रहे थे सब्स्टिट्यूट वाले, जो अपने दुश्मन का प्रोडक्ट खरीदते थे, वो भी हमारे पास आ जाएंगे, हमारी डिमांड बढ़ेगी। तो डिमांड इस कमोडिटी की डिमांड इसके खुद के प्राइस पे भी डिपेंड करता है, और इस कमोडिटी की डिमांड इसके जो साथ दूसरे इसके जो रिलेटेड गुड्स है उनके भी प्राइस पर डिपेंड करता है। एंड जैसे मैंने आपसे कहा रिलेटेड गुड्स दो हो सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट। सब्स्टिट्यूट अगर मान लीजिए सब्स्टिट्यूट की प्राइस में अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई, ये कौन सी प्राइस है बच्चों? ये प्राइस कमोडिटी की है। यहाँ मैंने क्या कहा? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब ये पेन, इस पेन की डिमांड इस पेन के प्राइस पर डिपेंड करती है। अगर इस पेन की प्राइस बढ़ गई तो इस पेन की डिमांड गिरेगी, लेकिन इस पेन के दुश्मन की प्राइस बढ़ी तो इस पेन की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी। प्लीज फोकस करना बच्चों, प्लीज ध्यान से देखो, यहाँ प्राइस बढ़ती है
तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, तो यहाँ प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ रही है। अरे सर जैसे आपने सेम चीज़ अलग अलग लिख दी, आप तो खुद ही कुछ अलग अलग लिख रहे हो, और लोग क्या अलग लिखा है। यहाँ पे बात लिख रहे हो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड गिरेगी, यहाँ पे लिख रहे हो प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, ऐसे क्या लिखा। अरे बच्चों ये क्या है, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी मतलब ये डिमांड और प्राइस दोनों सेम कमोडिटी की। अगर पेन की प्राइस बढ़ गई तो इस पेन की डिमांड कम हो गई, पर ये क्या है, ये है पेन का सब्स्टिट्यूट। पेन के दुश्मन की प्राइस बढ़ गई तो इस पेन का डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि दुश्मन महंगा हो गया। तो हमारे कस्टमर तो आज भी यही खरीदेंगे, जो आज तक हमारे दुश्मन का प्रोडक्ट खरीदे थे वो भी उसको छोड़ देंगे और हमारे पास आ जाएंगे। सो हमारी प्राइस अगर बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होती है, लेकिन हमारे दुश्मन की प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। इसलिए याद रखेंगे ध्यान से। कमोडिटी की प्राइस में और कमोडिटी की डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप है। खुद मैं अपनी प्राइस बढ़ाते जाऊँ, पेन की बढ़ाते जाओ तो खरीदार लोग कम होते हैं। कमोडिटी की प्राइस में और कमोडिटी की डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप, इनवर्स। कौन सा? इनवर्स। लेकिन सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में बोलो, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में बोलो, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप हो रहा है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्या बात है, क्या एक और बात, कौन सा रिलेशनशिप रहेगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप। मतलब क्या बच्चों, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए, रिपीट क्या, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ जाए तो वो लोग जो हमारा सब्स्टिट्यूट का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं वो भी उसको छोड़ देंगे। हमारे लोग, हमारा जो ये पेन खरीदते थे वो तो आज भी यही खरीदेंगे, इसकी प्राइस नहीं बढ़ी, दुश्मन की प्राइस बढ़ गई। इसके कस्टमर्स आज भी इसके, जो उसके दुश्मन थे, जो हमारे दुश्मन के कस्टमर्स थे, आज वो भी उसका असली रूप देख के उसको छोड़ देंगे और हमारे पास आएंगे। तो अगर हमारा सब्स्टिट्यूट महंगा होता है हमारी डिमांड बढ़ती है। जैसे माइंड माई केस, मान लीजिए मैं कोचिंग क्लासेस में, कोचिंग इंडस्ट्री में, तो किसी दूसरे कोचिंग वालों ने अपनी फीस बढ़ा दी, मेरी डिमांड बढ़ती है। जो मेरे पास से पहले पढ़ रहे थे वो तो मेरे पास पढ़ ही रहे, लेकिन अब जो दूसरे इसमें पढ़ रहे थे उन्होंने उनकी फीस बढ़ा दी, इसलिए उन्होंने उनको छोड़ दिया, वो हमारे पास आ गए। सो सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में बोलो, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और बोलो, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप रहता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर प्राइस बढ़ गई हमारे सब्स्टिट्यूट की तो हमारा डिमांड भी बढ़ जाता है। उल्टा भी ट्रू है, अगर हमारे सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर गई, ओह गॉड, अगर हमारे सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर गई तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब क्या, मान लीजिए दूसरे कोचिंग क्लास वालों ने अपना फीस कम कर दिया, दूसरे कोचिंग क्लास वालों ने बोला हमारा फीस रहेगा 111, हम आपको 111 करेंगे, तो उनके कस्टमर्स तो उनके पास ही रहेंगे, जो हमारे पास थे मान लीजिए वो भी चले जाएंगे। 111 रुपये में मिल रहा है, हमें यहाँ ज़्यादा फीस हुआ। तो याद रखना, अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिर गई तो हमारी डिमांड गिर जाएगी। इसलिए याद रखना कि सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और क्वांटिटी की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप। सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ी हमारी डिमांड भी बढ़ती है, सब्स्टिट्यूट ने अपनी प्राइस कम की तो हमारी डिमांड भी गिर जाती है। करना, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी डिमांड भी गिर जाएगी। तो ये है प्राइस, ये भी है प्राइस, ये है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड में कौन पढ़ा हमने पहले? सप्लीमेंट। और दूसरा था कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या बच्चों? दोस्त। दोस्त मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से समझना, से दूध और शुगर। मान लेते अगर शुगर की प्राइस है, मान लेते शुगर की प्राइस गिरी, शुगर का डिमांड तो बढ़ने वाला है, साथ साथ में मिल्क का भी डिमांड बढ़ जाता है। इस केस में पेन की बात करता है। मान लीजिए पेन का कॉम्प्लीमेंट्री गुड कौन है? इसके अंदर की रिफिल। मान लीजिए प्राइस ऑफ द रिफिल, प्राइस ऑफ द रिफिल अगर गिर गई तो अभी लोग बिंदास रिफिल परचेस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, उनको सस्ते में गिर रहा है, रिफिल प्राइस सस्ता हो रहा है रिफिल का, तो रिफिल तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे। और अब रिफिल ज़्यादा लिया है तो रिफिल कहाँ डालेंगे? पेन, तो पेन का भी डिमांड बढ़ जाए। सो क्वांटिटी डिमांड ऑफ पेन विल ऑल्सो इंक्रीज। हम क्या बोल रहे हैं? पेन की डिमांड की बात कर रहे हैं हम। सबसे पहली बात, इस पेन का डिमांड डिपेंड कर रहा है पेन की खुद की प्राइस पे। दूसरा, कि पेन की डिमांड सबसे पहले डिपेंड करती है पेन की खुद के प्राइस पे। दूसरा, ये डिपेंड करती है पेन के सब्स्टिट्यूट दुश्मनों की प्राइस पे। अगर दुश्मनों ने अपनी प्राइस बढ़ा दी तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, दुश्मन अगर अपनी प्राइस गिरा दी तो इसकी डिमांड भी गिरेगी। तीसरा, इस पेन की डिमांड डिपेंड करती है इससे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे भी। इससे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब क्या? सिर्फ अ पेन, रिफिल इज अ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड सस्ता हो जाता है ना हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री गुड प्राइस कम हो, जैसे प्राइस हो रिफिल कम हो गई, रिफिल की प्राइस कम हो गई तो लोग रिफिल को ज़्यादा खरीदेंगे और रिफिल को चलाने के लिए पेन भी ज़्यादा खरीदेंगे। तो इस पेन की डिमांड इससे खुद के प्राइस पे भी डिपेंड करती है और इस पेन की डिमांड इसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस पे भी डिपेंड करती है। अगर इसके रिलेटेड गुड में इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड है वो सस्ता हो जाए तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, और वो खरीदा ही है उसके साथ साथ ये भी खरीदेंगे। ऐसा ना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में ऐसा होता है
जी हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में भी हमको नेगेटिव रिलेशनशिप देखने के लिए मिलती है। तो प्राइस रिफिल की गिर गई, वंस अगेन प्राइस रिफिल की गिर गई तो पेन की डिमांड बढ़ जाती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में और अपनी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। अपनी प्राइस जैसे इस पेन की प्राइस है सकना, पेन की प्राइस बढ़ी तो ये पेन की डिमांड गिरेगी। पेन के कॉम्प्लीमेंट की प्राइस मतलब रिफिल की प्राइस भी बढ़ी तो भी पेन की डिमांड गिरेगी। तो अपनी प्राइस में और अपनी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में और अपनी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप। लेकिन हमारे सब्स्टिट्यूट की प्राइस में, इस पेन का जो सब्स्टिट्यूट है उसकी प्राइस अगर बढ़ गई तो तो हमारी डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेन भी बढ़ती है। यहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ हमेशा उल्टा था, प्राइस बढ़ती है तो डिमांड कम होती है, हमारे पेन की डिमांड कम, यहाँ पे हमारे पेन की डिमांड कम, पेन की डिमांड कम। तो अगर रिफिल की मान लीजिए हमारे दुश्मन, ये पेन हमारा एक हमारे ब्रांड का कोई दूसरा ब्रांड जैसे एक्स वाई, तो उस एक्स वाई ब्रांड जो हमारा दुश्मन उसकी प्राइस अगर क्या हो गई, बढ़ गई, तो वहाँ के लोग भी हमारा प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर देंगे। तो हमारी डिमांड जो है कम से हमारी डिमांड जो है क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक बढ़ बढ़ी यस। ये प्राइस इसकी कमोडिटी की, क्या करना कमोडिटी के प्राइस में, कमोडिटी के प्राइस में या हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस, जब हमारी प्राइस या हमारे दोस्त की प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होती है। हमारी प्राइस बढ़ी तो भी हमारा डिमांड कम होता है, हमारे दोस्त की प्राइस बढ़ गई तो भी हमारा डिमांड कम होता है। और हमारे दुश्मन की अगर प्राइस बढ़ गई तो हमारा डिमांड नहीं गिरता, दुश्मन के कस्टमर टूट जाते हैं और वो हमारे पास आ जाते हैं। यस एवरीबॉडी। सो याद रखना क्या है हमारा न्यूमेरिक टेक्निक, डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड से कौन है, PRICE प्राइस। बोलो क्या, PRICE प्राइस। एक शब्द नहीं है ये, न्यूमेरिक है, इसमें सारे के सारे पॉइंट्स कवर। पी से सबसे पहले प्राइस होता है कमोडिटी, मतलब इस पेन का डिमांड सबसे पहले डिपेंड करता है खुद की प्राइस, किसकी प्राइस ज्यादा इसका डिमांड कम। दूसरा इसकी डिमांड डिपेंड करती है इसके रिलेटेड गुड्स की प्राइस पे। रिलेटेड गुड्स कैसे हो सकते हैं, रिलेटेड गुड हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट, या रिलेटेड गुड हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। वंस अगेन रिलेटेड गुड हो सकते हैं सब्स्टिट्यूट, या रिलेटेड गुड हो सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स है, इसके जो सब्स्टिट्यूट है उनकी प्राइस बढ़ जाए तो उधर के कस्टमर्स भी यहाँ आ जाएंगे, वो बोलेंगे सर ये जैसे इस पेन का जो दूसरा कॉम्पिटिटर मान लो एडजेल, सेलो, इस पेन का कॉम्पिटिटर सेलो है, सेलो की प्राइस बढ़ गई तो जो ये खरीद रहे थे, ये कौन है, मान लो नटराज अपना देशी स्वदेशी, तो नटराज और सेलो मान लीजिए कॉम्पिटिटर, सेलो ने अपनी प्राइस बढ़ाई तो नटराज के कस्टमर तो आज भी नटराज लेंगे, जो कल भी लेते थे आज भी लेंगे। लेकिन आप सेलो के कुछ कस्टमर्स टूट जाएंगे और हमारे पास आएंगे। तो याद रखना हमारी प्राइस में और हमारी डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप है, हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारा डिमांड कम होता है, हमारे दुश्मन की प्राइस बढ़ती है तो हमारा डिमांड, और हमारे दुश्मन की प्राइस अगर कम हो गई, सेलो ने मान लीजिए बोला कि पेन 2 रुपए में और हमारा पेन 5 रुपए था, तो हमारा डिमांड भी कम हो जाएगा। सो याद रखना सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में बोलो, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में बोलो, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशनशिप, सब्स्टिट्यूट की प्राइस और अपनी डिमांड, पर अपनी प्राइस और अपनी डिमांड नेगेटिव रिलेशनशिप। याद रख लिए। एक और प्राइस हम पढ़ने वाले जो लास्ट वाला है वो मैं कवर कर लेता हूँ, ई, बाद में आई और सी देखते हैं। ई क्या, एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस। अब जो एक्सपेक्टेड प्राइस में और आज की डिमांड में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप, क्या बोलना चाहते हैं क्या लिखना, एक्सपेक्टेड प्राइस का उधर लिखता हूँ, एक्सपेक्टेड प्राइस मान लेते हैं ऐसा एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेड प्राइस हो पीई, एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ने वाला है। मान लेते इस पेन का एक्सपेक्टेड प्राइस बढ़ना, नटराज ने अनाउंस किया कि लॉकडाउन के बाद हम प्राइसेस बढ़ाने वाले, तो लोग रपर इसको खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो हमारी ये प्राइस इसकी नटराज की नजर से दुश्मनों की नहीं है, लेकिन ये नटराज की आज की प्राइस नहीं है, एक्सपेक्टेड प्राइस है। ये कौन सी प्राइस थी नटराज की, ये नटराज की आज की प्राइस है। अगर हमारी आज की प्राइस बढ़ती है तो हमारी आज की डिमांड कम होती है, लेकिन हमारी आने वाली प्राइस अगर महंगी हो जाए, आने वाली प्राइस एक्सपेक्टेड प्राइस अगर महंगी हो जाए, हमारा आज का डिमांड जो है वो बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए लोगों को खबर मिली कि एक मान लीजिए लॉकडाउन के बाद इसकी प्राइस 10 के बदले 15 की जाएगी, लोग आज धपाधप जिनको भी लेना धनाधन जाएंगे और लेके रख देंगे। सो अगर एक्सपेक्टेड प्राइस हमारी बढ़ने वाली ऐसा उम्मीद है, अगर आने वाले टाइम में हमारी प्राइस बढ़ने की उम्मीद है, हमारी आज की डिमांड बढ़ जाएगी। तो इस पेन की डिमांड डिपेंड करती है इसके आज के प्राइस पे, इसके आने वाले प्राइस पे, इसके दुश्मन के प्राइस पे और इसके दोस्त के प्राइस पे। तो
इस पेन का डिमांड, दिखने में से इतना छोटा सा पेन था, उसके तो इतने पॉइंट बने हमने तो कभी सोचा भी नहीं। वही तो कहा ना मैंने, शायद अपने स्कूल में इतने डेप्थ में नहीं देखा होगा जितना डेप्थ में हम उसको कवर करने वाले, और करना ही पड़ेगा। कि आज से आप कर रहे हैं प्रोफेशनल कोर्स, स्वागत है आपका, पढ़ना तो पड़ेगा ये सब प्रोफेशनल, राइट। सो वंस अगेन सर, क्या कह रहे थे हम कह रहे थे कि इस पेन की डिमांड डिपेंड करती है इससे खुद के प्राइस पे, खुद की आज की प्राइस पे भी, इसके आने वाले प्राइस पे भी, इसके दुश्मन के प्राइस पे भी, और इसके दोस्त के प्राइस पे भी। अब उसमें सिर्फ याद रखना एक ही, इसकी खुद की आज की प्राइस और इसके आज की डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप है। अगर इसकी आज की प्राइस बढ़ने लगी ना, इसके आज की डिमांड कम होगी। इसको छोड़कर इसके आज की प्राइस बढ़ गई, इसके आज की डिमांड कम होगी। सेम है इसका कॉम्प्लीमेंट्री। इसका जो दोस्त है रिफिल, मान लो जो रिफिल की प्राइस बढ़ गई तो लोग रिफिल ही नहीं लेंगे, और रिफिल नहीं लेंगे तो पेन का क्या करेंगे। सो रिफिल की प्राइस बढ़ी तो अपना डिमांड भी कम होता है, जो अपना दोस्त है। तो हमारी प्राइस बढ़ी तो भी हमारा डिमांड कम होता है, हमारे दोस्त की प्राइस बढ़ गई तो भी हमारा डिमांड कम होता है। और वही अगर हमारा सब्स्टिट्यूट है, हमारे दुश्मन की प्राइस बढ़ गई, उससे कस्टमर्स भी आज मेन दरवाजे पर खड़े हैं। अगर दुश्मन की प्राइस बढ़ जाए अपनी डिमांड बढ़ती है, दुश्मन की प्राइस बढ़ गई अपनी डिमांड भी बढ़ती है, पॉजिटिव रिलेशनशिप। दुश्मन ने प्राइस कम की, अपने भी लोग उधर चले गए। दुश्मन की प्राइस कम तो हमारी भी डिमांड कम, दुश्मन की प्राइस ज़्यादा तो हमारी डिमांड भी ज़्यादा। तो याद रखना है आपको, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और आज की डिमांड, सब्स्टिट्यूट की प्राइस में अपनी डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन, वैसे ही फ्यूचर की प्राइस में, फ्यूचर की प्राइस में और आज की डिमांड में, फ्यूचर की प्राइस में और आज की डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव। अगर ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में, आने वाले टाइम में फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है तो आज का डिमांड भी बढ़ता है, उल्टा नहीं। फ्यूचर प्राइस बढ़ने वाला तो आज का डिमांड कम नहीं। अगर आने वाले टाइम में फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला, अगर एक्सपेक्टेड प्राइस ज़्यादा है तो लोग आज इसको ज़्यादा खरीद के रखेंगे। जैसे पता चल गया कि अब सैनिटाइजर महंगे होने वाले, अब मास्क महंगा होने वाला है, लोगों ने जैसे समझ में आया कि ये बढ़ने वाला है हमारा लॉकडाउन, लोगों ने दाना खरीद के रखा। फ्यूचर की प्राइस में और आज की डिमांड में, बोलो फ्यूचर की प्राइस में और आज की डिमांड में भी पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो वंस अगेन लास्ट में मैं इस प्राइस को ही थोड़ा सा क्लासीफाई करके आपको सिखाऊँ। ठीक है, तो सभी यहाँ पे देखें, प्राइस को अगर मान लेते हैं, मैं प्रॉपरली क्लासीफाई करके आपको बताऊँ, ध्यान से समझेंगे। प्राइस ऑफ द कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटी, इसमें उल्टा रिलेशनशिप है कि अगर हम इस पेन की प्राइस बढ़ गई तो इस पेन की डिमांड बढ़ेगी, कम होगी, और इस पेन की प्राइस कम होगी तो इस पेन की डिमांड बढ़ेगी। ये कब है, खुद की प्राइस में, हमारी खुद की प्राइस में भी, और हमारे दोस्त की भी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस में। अगर हमारा दोस्त भी महंगा हो गया तो उसकी तो डिमांड कम होती है, साथ साथ में लोग हमको भी नहीं खरीदेंगे। जैसे मान लीजिए शुगर महंगा हो गया तो लोग शुगर तो खरीदेंगे, साथ साथ में मिल्क को भी नहीं खरीदेंगे। तो मान लेते हैं अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड भी कम होती है। सो हमारी प्राइस और हमारी डिमांड और हमारी कॉम्प्लीमेंट्री, हमारे दोस्त की प्राइस और हमारी डिमांड में उल्टा रिलेशनशिप चल रहा है। ओके, लेकिन वही अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस है, ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, ये प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, ये प्राइस सब्स्टिट्यूट की और ये प्राइस क्या एक्सपेक्टेड। सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में, बोलो सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और अपनी डिमांड में कौन सा रिलेशन रहता है, पॉजिटिव। और सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई ना, जैसे आप देखना सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ गई ना तो हमारी डिमांड बढ़ती है। घाटा लगता है, अगर हमारी प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होता है, और हमारे दुश्मन की प्राइस बढ़ती है तो हमारी डिमांड बढ़ता है। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस गिरती है ना तो हमारी डिमांड भी गिरती है। तो आपको याद रखना है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी और प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है। इन दोनों का हमारे डिमांड के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है। पर वही हमारे सब्स्टिट्यूट की प्राइस और वही हमारी एक्सपेक्टेड प्राइस, इसका और हमारे आज के डिमांड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। और हमारा सब्स्टिट्यूट महंगा होता है तो लोग आज नहीं खरीदेंगे। अगर आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड प्राइस हमारी मान लीजिए कम होने वाली है तो लोग आज हमें खरीदेंगे नहीं, सस्ते में खरीदेंगे। अगर आने वाले टाइम में हमारी प्राइस बढ़ने के चांसेस है तो लोग आज हमारा लाइन लगा के प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो हमारे सब्स्टिट्यूट की प्राइस में और हमारी खुद की आने वाली प्राइस, इन दोनों का आज के क्वांटिटी डिमांड के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अगर सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो आज का डिमांड बढ़ता है। वैसे ही जी हाँ, अगर आज ऐसा लग रहा है कि एक्सपेक्टेड प्राइस हमारी बढ़ने वाली है तो हमारा आज का डिमांड बढ़ता है। तो हमारा आज का डिमांड जो बच्चों बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ब्रॉडली हमने उसको देखा कि उसको बताया जा सकता है PRIC, प्राइस, P फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, R फॉर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
ई फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस, उसमें देखा प्राइस ऑफ द कमोडिटी अगर बढ़ती है तो हमारी डिमांड कम होता है, और वो कम होती है तो हमारा डिमांड बढ़ता है। क्रेडिट गुड्स में अगर हमारे सब्स्टिट्यूट की प्राइस बढ़ती है तो हमारा डिमांड भी बढ़ता है, पॉजिटिव रिलेशन। सब्स्टिट्यूट की प्राइस कम तो हमारा डिमांड भी कम। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपस उल्टा, और कॉम्प्लीमेंट की प्राइस मान लीजिए बढ़ती है तो हमारा डिमांड कम होता है। कॉम्प्लीमेंट की प्राइस अगर क्या बढ़ेगी तो हमारा डिमांड कम होगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बाद एक्सपेक्टेड प्राइस देखा हमने, अगर आने वाली प्राइस बढ़ने वाली है तो आज की डिमांड बढ़ जाती है। आने वाली प्राइस में अगर ऐसा लग रहा है कि अगर तो बहुत डिस्काउंट मिलने वाला है, रुक जाती है। तो अगर एक्सपेक्टेड प्राइस जो हमारी वो कम होने वाली है, हमारी जो एक्सपेक्टेड डिमांड रहेगी वो भी कम हो जाएगी। और आने वाले टाइम में हम सस्ते होने वाले हैं, और आने वाले टाइम में हमारी प्राइस कम होने वाली है, तो लोग हमको आज क्यों खरीदेंगे? लोग तो हमारा आज का डिमांड छोड़ देंगे, प्राइस कम होने का इंतजार करेंगे। सो एक्सपेक्टेड प्राइस अगर हमारी कम होने वाली तो हमारी आज की डिमांड भी गिर जाती है। इसके अलावा डिमांड और दो मेन चीज़ों पर डिपेंड करता है, वो है आपका इनकम और बाद में कोलैटरल फैक्टर्स। यूजुअली इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। यूजुअली अगर आप ज़्यादा कमाते हो तो ज़्यादा खरीदते भी हो, ज़्यादा डिमांड भी करते हो, यूजुअली है। लेकिन यूजुअली सिर्फ इनकम बढ़ता है जो अगर इंफीरियर गुड्स रहेंगे तो इनकम में प्राइस, आपकी इनकम में और इंफीरियर गुड्स की डिमांड में उल्टा रिलेशन। अगर आपकी इनकम बढ़ती है ना तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम होती है। क्या काम है मुझे? देखिए एक ही इसमें ऑलमोस्ट मैं बहुत सारा कवर कर रहा हूँ। ये 5 शब्द आपको याद रखने, लास्ट में देखना मैं आपको 5 चीजें जबान पे करा दूंगा। क्या लगता है? अगर नॉर्मल गुड्स के लिए इनकम बढ़ता है तो डिमांड बढ़ता है, लेकिन इंफीरियर गुड्स के लिए अगर इनकम बढ़ता है तो डिमांड कम होता है। इंफीरियर गुड्स मतलब क्या? इंफीरियर गुड्स मतलब बच्चों ध्यान से समझना, इंफीरियर गुड्स मतलब वो गुड्स जिनको आप तुच्छ मानते हो, जिनको आप तुच्छ मानते हो, राइट? वंस अगेन कम ऑन, इंफीरियर गुड्स मतलब क्या? वो गुड्स जिनको आप क्या तुच्छ मानते हो। तुच्छ मानते मतलब कि आपको ऐसा लगता है यार ये इनको सूट नहीं करता। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते मैं पहले बड़ा गरीब था, मेरे घर में पैसे नहीं थे, इसलिए मैं महीने का रोज में हर महीने खरीदता था 3 किलो का 3 लीटर का डालडा ऑयल। कौन सा ऑयल? डालडा। डालडा ऑयल जानते हैं, ब्रांड सस्ते में आता है ऐसा, वो रिफाइंड नहीं रहता। डालडा तेल बड़ा सस्ते में आता। तो पहले मान लेते मेरे पास इनकम नहीं थी, पहले बड़ा गरीब था, मेरे घर कोई आता जाता नहीं था, तब मैंने खरीदा डालडा। तो मैं मान लेते पहले 3 किलो डालडा खरीदता था, महीने का 3 लीटर खरीदता था महीने का। अब मान लीजिए मैं प्रोफेशनल बन गया, अब मेरी इनकम बढ़ गई। अब मेरी इनकम बढ़ने के बाद, ध्यान समझना, अब मेरी इनकम बढ़ने के बाद वो डालडा वाला का जो दूध शॉप वाला था, उसने मुझे देखा कि यार इसकी इनकम बढ़ गया, उसको लगा तो पहले 3 लीटर खरीदता था, आज 5-6 लीटर तो लेके जाएगा, बहुत पैसा उसके पास। मैंने बोला मेरे को डालडा चाहिए, मैं इस दुकान में गए, मैं बाजू के मॉल में गए और वहाँ से मैं लेके आया सफोला ट्रिपल रिफाइंड ऑयल, ट्रिपल रिफाइंड सनफ्लावर, सूरज फ्लावर ऑयल, वो लेकर आ गया मैं। तो पहले मेरी इनकम कम थी, फिर भी मैं 3 लीटर डालडा खरीदता था। अब मेरी इनकम बढ़ गई तो मेरा डालडा का डिमांड भी कम हो गया। मैंने क्या कहा, नॉर्मली इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, लेकिन सिर्फ इंफीरियर केस में, इंफीरियर गुड्स के केस में हमारा जैसे इनकम बढ़ जाए हम वो इंफीरियर गुड्स को छोड़ देते क्योंकि हम इंतजार ही कर रहे थे यार कब हमारा इनकम बढ़े और हम इस इंफीरियर चीज को छोड़ दें। यूजुअली इनकम बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ता है। नॉर्मल गुड्स मतलब क्या? जैसे आपके कपड़े, आपके सेल फोन वगैरह वगैरह। क्या आपका इनकम बढ़ गया तो आप यूजुअली ज़्यादा कपड़े खरीदते हो, आपका मोबाइल फ़ोन आप जल्दी से चेंज कर देते हो, आपके नॉर्मल गुड्स का डिमांड, बाहर का खाना वाना सब बढ़ जाता है। अगर आपका इनकम बढ़ता है तो नॉर्मली बाकी चीज़ों का, नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ता है। लेकिन ध्यान से लेकिन अगर आपका वो कमोडिटी इंफीरियर मान रहे हो आप ऑलरेडी, तो जैसे आपका इनकम बढ़ता है उसका डिमांड कम होता है, तो इंतजार ही तो कर रहे थे कब एक दिन मेरा इनकम बढ़ेगा। जिस दिन मेरा इनकम बढ़ेगा छोड़ दूंगा उस डालडा को और लूंगा रिफाइंड ऑयल। तो डालडा का डिमांड, आपका इनकम बढ़ा तो डालडा का डिमांड बढ़ा नहीं, कम हो गया। ऐसा क्योंकि डालडा को आप मान रहे थे इंफीरियर गुड्स, तुच्छ गुड। जैसे डिमांड बढ़ गया, आई डोंट हैव डालडा एनीमोर नाउ, यू नो व्हाट, आई हैव सफोला ट्रिपल रिफाइंड ऑयल। ऐसे ही चलिए, इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है। ध्यान से देखिए एक और बार, इसमें चलिए इनकम बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, किसका? नॉर्मल गुड्स का। लेकिन अगर इनकम बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम होता है। इनकम बढ़ने लग जाता है तो लोग जो इंफीरियर गुड्स खरीदते थे पहले, अब बोलते हैं अब वो हम नहीं खरीदेंगे, अब तो हम प्रीमियम क्वालिटी लेंगे। और वैसे उसको और छोड़कर बच्चे सी जो है, तो सी से है कोलैटरल फैक्टर्स। बोले क्या वंस अगेन?
कोलैटरल फैक्टर्स मतलब क्या बच्चों, और सेंट्रल फैक्टर्स, इससे याद रखना कोलैटरल। कोलैटरल फैक्टर्स मतलब और बहुत सारे लिम्बू डिम्बू फैक्टर है। जैसे बच्चों डिमांड है कि नहीं आपकी कमोडिटी का, डिपेंड करता है कि ओवरऑल पॉपुलेशन कितना कंट्री में। अब ये सब मैक्रो फैक्टर्स है, मैक्रो फैक्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेन का डिमांड कितना होगा, डिपेंड करता है कि भाई क्या पॉपुलेशन है, कितना पॉपुलेशन। जैसे दूर किसी, जैसे मान लीजिए माउंट एवरेस्ट पे एक पेन बेचने वाले की दुकान है, कितने पेन बेचेगा दिन पे? एक भी नहीं बेचेगा। माउंट एवरेस्ट पे कोई क्यों जाएगा पेन लिखने के लिए? माउंट एवरेस्ट पे कोई पेन खरीद भी ले, वो लिख भी नहीं पाएगा, हाथ से फ्रीज हो जाएगा पूरा पूरा। अरे हाँ, तो माउंट एवरेस्ट के उस एरिया में डिमांड नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। तो ओवरऑल डिमांड इन सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, और साथ साथ में आपके प्रोडक्ट की डिमांड है नहीं, वो डिपेंड करता है कि उसका पॉपुलेशन भी तो रहना चाहिए। पॉपुलेशन नहीं तो डिमांड कहाँ से होगा? सो यूजुअली पॉपुलेशन ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा। सिर्फ पॉपुलेशन ही नहीं, सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, तो पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रोडक्ट का डिमांड हो रहा है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। सो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब क्या? तो जो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन मतलब कि आपकी पॉपुलेशन में बूढ़े लोग ज़्यादा है, या आपके पॉपुलेशन में यंगस्टर ज़्यादा है, बॉयज ज़्यादा है, कि गर्ल्स ज़्यादा है? कंपोजिशन मतलब क्या? कंपोजिशन मतलब ऐसा समझ लीजिए कि ओवरऑल पॉपुलेशन मान लीजिए इतना है, उसमें बॉयज कितने हैं, उसमें गर्ल्स कितना है, अडल्ट बॉयज अडल्ट गर्ल्स, उसमें से ओल्ड पीपल कितने हैं। ये कंपोजिशन में बहुत काम का है कि ओवरऑल पॉपुलेशन में बॉयज कितने, गर्ल्स कितने, ओल्ड पीपल कितने। ऐसा क्यों? वो जो क्योंकि मान लेते हैं प्लीज, मान लेते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोडक्ट है से बाल ब्लैक रखने का ऑयल। वो बाल ब्लैक रखने का जो ऑयल है, बॉयज का अगर पॉपुलेशन ज़्यादा रहा, सिर्फ मैंने कहा पॉपुलेशन ज़्यादा है तो डिमांड यूजुअली ज़्यादा रहता है। फिर मान लेते हैं पॉपुलेशन यंगस्टर्स का ज़्यादा है और आपका प्रोडक्ट जो है वो ओल्ड एज वाले लोगों के लिए, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने के बावजूद आपके प्रोडक्ट का कोई डिमांड वहाँ नहीं है। सो अगर मान लेते बॉयज़ का, अगर मान लीजिए डिमांड, बॉयज़ का ओवरऑल कंपोजिशन ज़्यादा है, अगर प्रोपोर्शन ज़्यादा है पॉपुलेशन कंपोजिशन में, तो हो सकता है जिलेट, इसका डिमांड ज़्यादा है, और बहुत सारी चीज़ें इसका डिमांड ज़्यादा हो सकता है स्पेसिफिकली बॉयज यूज करते हैं। जैसे गर्ल्स अगर मान लीजिए पॉपुलेशन में ज़्यादा है, तो कॉस्मेटिक्स का बहुत ज़्यादा, लिपस्टिक्स वगैरह वगैरह, इसका डिमांड बहुत ज़्यादा होगा। मान लेते हैं अगर ओल्ड एज पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ओल्ड एज पॉपुलेशन मान लेते हैं आपके एरिया में, आपके कंट्री में ज़्यादा है, तो ऐसे केस में वहाँ पे क्या बिकेगा? वहाँ पे बिकेगा सुरक्षित काले मेरे बाल, बस मॉल में या कमाल। तो आपके एरिया में आपका प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा, इस पे भी डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन कैसा है। पॉपुलेशन है नहीं, पहली बात उस पर डिपेंड करता है। आपने दुकान डाल दी माउंट एवरेस्ट में, भैया नहीं चलने वाला, वहाँ पे डिमांड नहीं है। चलो आपने वहाँ डाल दिया जहाँ पॉपुलेशन है, पर उस पॉपुलेशन में आपको ये देखना है कि आपका प्रोडक्ट जिनके लिए है वो कंपोजिशन का पॉपुलेशन है। तो सिर्फ पॉपुलेशन नहीं, तो पॉपुलेशन की कंपोजिशन पे भी डिपेंड करता है। अगर मान लेते हैं आपका कंपोजिशन में बॉयज ज़्यादा है, तो बॉयज वाले प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा यूज होंगे। गर्ल्स ज़्यादा है तो कॉस्मेटिक्स की चीज़ें ज़्यादा यूज होगी, राइट। ओल्ड एज के लोग ज़्यादा है मान लीजिए, तो ओल्ड एज के अगर लोग ज़्यादा है तो फिर क्या? यस, छड़ी, लकड़ी की छड़ी, सुरक्षित काले मेरे बाल, दस मोन ने किया कमाल, ऐसी चीज़ों का डिमांड ज़्यादा होगा। तो आपके प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं, डिपेंड करता है पॉपुलेशन कैसे ज़्यादा है। जैसे पेन मान लेते हैं एग्जाम्पल से, ये स्टूडेंट ग्रुप में आते हैं, तो बॉयज़ गर्ल्स अगर ज़्यादा है आपके एरिया में स्टूडेंट ग्रुप में, तो पेन का डिमांड शायद ज़्यादा होगा। ओल्ड पीपल भी पेन लेते हैं, लेकिन उनका लिखना इतना नहीं होता, छोटे मोटे चीज़ों में यूज़ करते हैं। तो आपका पेन दिखेगा कि नहीं, इस पेन का डिमांड। शुरू करता हूँ पूरी स्टोरी, पूरी की पूरी स्टोरी। आज इतना पढ़ लिया बच्चों, हमने इतना पढ़ लिया, एक्चुअली बहुत बड़ी बात आज अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया बच्चों, राइट। बट उसको याद करने के लिए हमको सिर्फ याद करना है PRC प्राइस। वंस अगेन मैं आपसे पूछूंगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड बताइए मुझे। क्या बताइए आप मुझे बताएंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड किस पे डिपेंड करता है? हाँ सर, हम आपको बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे सर हम आपको डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। चलिए डिटर्मिनेंट्स, चलिए आप रिवाइज करेंगे, पूछने वाला हो आपका भी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिमांड किस पे डिपेंड करता है? तो सबसे पहली बात, डिमांड बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसमें से जो ब्रॉड मेन है वो है PRICE, प्राइस। कौन सा बोलेंगे क्या? PRICE, प्राइस। P stands for what? P for price of the commodity. R stands for price of related goods. I stands for income. C stands for collateral factors. E stands for expected price. अब इन सारी चीज़ों पर डिमांड डिपेंड तो करती है, आपको ये भी बताना है कैसे डिपेंड करती है, उसी के ऊपर आएगा एमसीक्यू।
तो सबसे पहले आएगा एमसीक्यू कि कमोडिटी की प्राइस में और उस कमोडिटी की डिमांड में कौन सा रिलेशनशिप है, तो नेगेटिव। कमोडिटी की प्राइस में मतलब इस पेन की डिमांड, पूरी स्टोरी इस पेन की सुन लो एक बार वापस। इस पेन की डिमांड बच्चों बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले इस पेन की डिमांड डिपेंड करती है इसके खुद के प्राइस पर। और कैसे डिपेंड करती है, यूनिवर्सली। अगर इस पेन की प्राइस ज़्यादा है तो इसकी डिमांड कम होगी, अगर इसकी प्राइस कम होने लगी तो लोग उसको ज़्यादा खरीदेंगे, पहला। दूसरा, इस पेन की डिमांड डिपेंड करती है इसका जो सब्सिट्यूट है सेलो, उसके प्राइस पे। अगर उस दुश्मन की प्राइस, सेलो की प्राइस बढ़ गई तो इसकी डिमांड बढ़ेगी, तो लोग उसको छोड़ेंगे और इसको लेंगे। बट इसकी डिमांड डिपेंड करती है इसके रिफिल पे भी। तो मान लीजिए ये पेन तो अपना है, पर इसके ऊपर जो रिफिल है तो दूसरी कंपनी बना रही है। अगर वो रिफिल महंगी होने लग गई तो इसकी डिमांड वापस कम होगी। रिफिल महंगी है तो लोग बोलेंगे रिफिल नहीं ले पाएंगे तो पेन खरीद के क्या फायदा, इसके अंदर जो डालना है वो हम नहीं खरीद सकते, वो हमारे पास नहीं, तो पेन लेकर मतलब। तो इस पेन का डिमांड इसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड पे भी डिपेंड करता है। तो ये पेन दिया ही नहीं, इसके खुद के प्राइस पे डिपेंड करता है, इसके दुश्मन के प्राइस पे भी, इसके दोस्त के प्राइस पे भी, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। इसका दोस्त मतलब रिफिल। अगर रिफिल की प्राइस कम हो गई तो लोग बोलेंगे अरे रिफिल ले लेते हैं, ज़्यादा ले लेंगे वो रिफिल, और रिफिल ले लिया तो उसको चलाने के लिए पेन लेंगे। और अगर रिफिल बहुत महंगी हो गई तो लोग रिफिल नहीं लेंगे, और रिफिल ले लिया तो इस पेन का मतलब ही नहीं। नेक्स्ट, इस पेन का डिमांड इवन डिपेंड करता है इनकम पर, राइट। अब ये बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसलिए ठीक है। यूजुअली इनकम जब बढ़ती है तो हर प्रोडक्ट की डिमांड भी बढ़ जाती है। अगर इनकम लोगों की कम तो हर प्रोडक्ट की डिमांड भी कम। फिर इस ये पेन बिकेगा कि नहीं, बहुत सारे कोलैटरल चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। कोलैटरल मतलब साथ वाली चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो कई सारी होती है। जैसे सबसे पहले डिपेंड करेगा इस पेन का डिमांड है या नहीं, ये डिपेंड करेगा कि पॉपुलेशन है या नहीं आपके एरिया में। अगर आपके एरिया में पॉपुलेशन नहीं है तो ये पेन का डिमांड पास आएगा। दूसरी बात, सिर्फ पॉपुलेशन नहीं तो पॉपुलेशन में कंपोजिशन भी मेरे काम का है। कंपोजिशन मतलब क्या, कंपोजिशन मतलब क्या, आपके पॉपुलेशन में बॉयज ज़्यादा है या आपके यहाँ पे पॉपुलेशन में गर्ल्स ज़्यादा है, क्या ओल्ड एज पीपल ज़्यादा है। अगर मान लीजिए पॉपुलेशन में बॉयज और गर्ल्स ज़्यादा है, स्टूडेंट ज़्यादा, तो स्टूडेंट ज़्यादा, तो इस पेन का डिमांड भी डेफिनेटली होगा कि वो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं, राइट, एज कम्पेयर टू ओल्ड एज पीपल। उसके बाद में इस पेन की डिमांड इवन डिपेंड करती है इसके ही पर एक फ्यूचर वाली प्राइस पे। ये कौन से स्टार्टिंग वाली प्राइस, ये थी इस पेन की प्राइस ऑफ द कमोडिटी, आज की भी प्रेजेंट प्राइस। ये भी प्राइस कौन सी है, ये भी प्राइस इस पेन की ही है। जैसे यहाँ पे जो बीच में प्राइस लिखे थे हमने, ये आर वाले, ये प्राइस कौन सी थी, ये प्राइस पेन की नहीं थी, ये एक तो पेन के दुश्मन की थी, इसलिए पेन के दुश्मन के रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में कौन कौन है, एक तो सब्स्टिट्यूट्स, नहीं तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये प्राइस जो है, ये दोनों प्राइस पेन के नहीं है, ये तो उसके दुश्मन के नहीं तो उसके दोस्त के। यह प्राइस इसके पेन की प्राइस है, और ये भी पेन की प्राइस है लेकिन एक्सपेक्टेड। तो इस पेन का डिमांड इसके आने वाले प्राइस पर भी डिपेंड करता है। अगर इसके आने वाली प्राइस बच्चों कम होने वाली है, ठीक है, अगर इसकी आने वाली प्राइस कम होने वाली है तो इसकी आज की डिमांड कम हो जाएगी, ये लोग रुकेंगे सस्ती वाली प्राइस आने के लिए। और वही अगर इस पेन की आने वाली प्राइस जो है, समझ क्या, वही इस पेन की जो आने वाली प्राइस है, अगर वो बढ़ने वाली है तो इसकी आज की डिमांड भी बढ़ जाएगी। कि लोग क्या सोचेंगे, कल जाके ये पेन महंगा होने वाला है तो फिर मैंने ये पेन आज ही खरीद के रखा है। पॉइंट बोली, सो इस पर भी डिपेंड करती है। इसके अलावा इनकम पे भी, इसके अलावा कोलेटरल फैक्टर्स पे। तो ये थी इस पेन के डिमांड की स्टोरी। इस पेन की डिमांड इतनी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। कौन है वो इतनी सारी चीज़ें, प्राइस। बोले कौन है वो इतनी सारी चीज़ें, प्राइस। प्राइस में क्या, P फॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी, R फॉर रिलेटेड गुड्स, I फॉर इनकम, C फॉर कोलेटरल, E फॉर एक्सपेक्टेड प्राइस। इसमें सिर्फ आपको लास्ट में मैं थोड़ा सा एक चार्ट बना दूँ, तो टोटल 4 प्राइजेस अपने आते हैं। ये प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट और एक्सपेक्टेड प्राइस। इसमें आपको क्या रखना है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये प्राइजेस में और डिमांड ऑफ द कमोडिटी में इनवर्स रिलेशनशिप, उल्टा। जब भी प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ती है, जैसे पेन का प्राइस बढ़ेगा या पेन के दोस्त की प्राइस बढ़ेगी, तो पेन का डिमांड कम होगा। लेकिन वही प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, इसके दुश्मन की प्राइस, या एक्सपेक्टेड प्राइस, इसके आने वाली प्राइस, इनमें और इस पेन की आज की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर हमारे दुश्मन की प्राइस बढ़ गई तो इस पेन की डिमांड बढ़ जाएगी। हमारे दुश्मन का प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदेगा, महंगा होगा, सभी खरीदेंगे। या इसी पेन की लेकिन आने वाली प्राइस, आज की एक्सपेक्टेड प्राइस, इसी पेन की लेकिन एक्सपेक्टेड प्राइस, अगर आने वाली एक्सपेक्टेड प्राइस जो इस पेन की वो मान लीजिए बढ़ने वाली है, तो इसकी आज की डिमांड बढ़ जाएगी। लोग सोचेंगे अगर आने वाले टाइम में पेन महंगा होने वाला है तो क्यों ना आज ही इस पेन को खरीद कर दिया जाए, है ना। खरीद बड़ी। तो ये हमने पढ़ लिया प्राइस के बारे में। फिर इनकम में हमने और क्या पॉइंट्स देखे थे, इनकम में हमने वो डिटेल में देखा कि इनकम यूजुअली बढ़ता है तो नॉर्मल गुड्स का डिमांड भी बढ़ता है। बट अगर इनकम बढ़ता है तो
क्या रहता है कौन क्या कहा था हमने, इंफीरियर गुड्स। अगर इनकम आपका बढ़ता है तो इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो कम होगा। क्यों? क्योंकि लोग इंतजार ही कर रहे थे कब वो दिन आएगा, कब मेरे पास पैसे आएंगे, छोड़ दो ना इस डाटा, बस आ गए पैसे तो लोग डाटा को छोड़ ही देते, भूल ही जाते थे। एवरीबॉडी यस सर, ठीक है। वो होने के बाद में फिर हमारे पास क्या है, कोलेटरल फैक्टर्स में हमने देख लिया कि पॉपुलेशन यूजुअली ज़्यादा तो डिमांड भी ज़्यादा, तो पॉपुलेशन कंपोजिशन पे भी डिमांड डिपेंड करता है। ओके, और एक्सपेक्टेड प्राइस अगर मान लीजिए ज़्यादा है, आने वाली फ्यूचर प्राइस जो है तो ज़्यादा होने वाली है, तो आज की डिमांड बढ़ जाती है कि लोग डरते फ्यूचर से, भाई आने वाले टाइम में प्राइस गिरने वाली है, तो लोग आज का डिमांड कम करके फ्यूचर में आने का इंतजार करते हैं। तो बच्चों आज के हमारे इस सेशन में, फर्स्ट सेशन में हमने देखा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, और उसके पहले हमने देखा था डिमांड के कुछ बेसिक्स, कि डिमांड के बारे में आपको याद रखना चाहिए कि डिमांड मतलब कोई भी चीज़ नहीं, फॉर देयर टू बी डिमांड थ्री थिंग्स, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस। तो ये तीन चीज़ें तभी इफेक्टिव डिमांड है। सर इफेक्टिव डिमांड तो है, बट सर मैं सोच रहा हूँ कि इसके एलिमेंट्स क्या है, जब मुझे डिमांड एक्सप्रेस करना होगा सर मैं कौन सी बातों को एक्सप्रेस करूँ। तो जब भी आपको डिमांड को एक्सप्रेस करना, आपको तीन चीज़ें बतानी है, आपको बताना है कौन से प्राइस पे आप कितना खरीदोगे और वो भी कितने टाइम में। उससे तीन चीज़ें, प्राइस, बाद में क्या, क्वांटिटी, और इट्स ऑलवेज इन रिलेशन टू टाइम। इन रिलेशन टू टाइम बोलना पड़ता है, इसलिए डिमांड को हम बोलते हैं कि डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड इज व्हाट कॉन, इट्स अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। डिमांड इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। ये समझ में आ गया तो फिर सर फाइनली आप हमको ये बता दीजिए कि जब ये तीन चीज़ें हमारे अंदर होगी, डिजायर, एबिलिटी, विलिंगनेस, हम समझ रहे हैं कि हमारे दिल के अंदर डिमांड है, बस इस दिल के अंदर की डिमांड को आज एक्सप्रेस करना है, मुझे मेरे दिल की बात बतानी है, कैसे बात, तो मैं तीन तरीके से बता सकते हो। एक है मैथमेटिकल तरीका, तो मैथमेटिकल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग डिमांड इज कॉल्ड एज डिमांड फंक्शन। सर ये मैथ्स का अपना समझा हुआ है। अच्छा टैबुलर तरीका भी है, लाइन मारो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, उसको बोलते हैं डिमांड करो, या ग्राफिकल तरीके से भी आप डिमांड को बता सकते हो, जिसको कहते हैं डिमांड कर्व। यस सर, फोन करके हमने देखा डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड, और डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में हमने देखा कि डिमांड किस पे डिपेंड करता है, PRICE प्राइस पे, कौन से इंग्लिश पे, PRICE प्राइस पे। ओके, और इसको तो बहुत डिटेल में हमने देख लिया। बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, जब नेक्स्ट सेक्शन में हम मिलेंगे हम इसके आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। तब तक के बच्चों सी ऑल, टेक केयर, एंड देयर आर मोर इंटरेस्टिंग स्टफ coming up right in the next session. I'll see you there. Until then, please take care and bye bye.